दुनिया में सबसे खतरनाक पावर क्या होती है? तलवार, जादू या फिर मौत का खौफ? यह है योगरी, एक सिंपल सा लड़का जो अपनी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता है। सबको मिलती है अलग अलग पावर, पर योगरी के पास है एक ऐसी शक्ति जो बस किसी के बारे में सोच के उसे मार सकती है। लोगों को ना वार्निंग मिलती है और ना फाइट करने का मौका, बस सीधे मौत। मॉन्स्टर हो या डीमन, हीरो हो या खुद भगवान, सब मरते हैं सिर्फ योगरी के हाथों। तो अब तैयार हो जाओ एक ऐसे एनीमे देखने के लिए जहाँ हर सेकंड है मौत का खेल। कहानी शुरू होती है योगरी से, जो एक साधारण बच्चा है। वो अंधेरे रास्तों में चल रहा होता है जहां हर तरफ लाशों का ढेर होता है और गोलियां चारों तरफ से चल रही होती है। योगरी धीरे से कैमरा की तरफ बढ़ता है और पूछता है आसाका कहाँ है, जो उसकी देखभाल करती है। वो आगे बढ़ता है, एक कमरे के पास पहुंचता है, तब दरवाजा अचानक खुल जाता है। एक महिला हाथ में बंदूक पकड़े खड़ी होती है और आसाका को बंदी बनाए होती है। आसाका उस महिला से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन महिला उसे चुप रहने को कहती है। योगरी आसाका को देखकर खुश हो जाता है और हंसते हुए कमरे में घुस जाता है। महिला उसे धमकाती है कि वो हिलेगा तो आसाका का वो सर उड़ा देगी। आसाका दर्द की शिकायत करती है, लेकिन अगली ही पल कुछ अजीब होता है। बिना किसी वजह के वो महिला जमीन पर गिरकर मर जाती है। आसाका हैरान रह जाती है, लेकिन योगरी उसे गले लगाकर कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। सीन बदलता है और हम एक थोड़ा बड़ा हो चुका योगरी दिखाई देता है, जो नींद से जाग रहा होता है। उसकी क्लास में टोमो उसे जगा रही होती है, जो बहुत घबराई हुई होती है। योगरी आंख खोलता है, पहले तो पूछता है वो कौन है, लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि ये वो लड़की है जिसका नाम बहुत अजीब है। उसे याद आता है कि नींद लेने से पहले वो सब एक क्लास ट्रिप पर थे और उसने तब पूछा क्या वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए। टोमो जवाब देती है कि नहीं और उससे कहती है उठकर देखे कि आसपास क्या हो रहा है। योगरी चारों ओर देखता है और पाता है कि कई क्लासमेट जमीन पर मरे पड़े हैं, उनके शरीर खून में भीगे हैं। एक के शरीर में किसी अजीब चीज से कुछ छेदा गया होता है। योगरी खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि कुछ बस को लपेट रहा है। वो सोचता है कि शायद ये कोई विशाल सांप या छिपकली है। समझने के लिए वो बस में पड़ी एक वस्तु उठाता है और उस पर फेंकता है। उसके तुरंत बाद वो हिलने लगती है। योगरी ध्यान से देखता है और समझता है कि ये एक विशाल वाइवर्न है। वो राक्षस हवा में उड़ता है और बस पर आग बरसाने की तैयारी करता है। टोमो घबराहट में योगरी को जोर से पकड़ लेती है। उस पल योगरी के दिमाग में कुछ बदल जाता है। वो अपने मन को एकाग्र करके दरवाजा खोलने पर ध्यान देता है और कहता है मर। अगले ही सेकंड वो वाइवर्न जमीन पर गिरकर मर जाता है। योगरी टोमो से कहता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन टोमो हैरान होती है और पूछते है कि ये सब कैसे हुआ। योगरी अपना गेम कंसोल निकालता है और उससे शांत होने को कहता है। वो गेम खेलना शुरू कर देता है, लेकिन टोमो गुस्से में कहती है कि ये खेलने का समय नहीं है। थोड़ी देर देखकर वो कहती है कि योगरी गेम में बहुत बेकार है और उसे टिप देने लगती है। फिर वो याद करते कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। योगरी पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। टोमो हाँ में जवाब देती है। योगरी कहता है कि उसे बताना चाहिए ये सब कैसे हुआ। टोमो बताते हैं कि उनकी बस रात को नॉर्मल चल रही थी, लेकिन टनल क्रॉस करने के बाद वो एक अजीब फील्ड में पहुंच गए। सब कंफ्यूज हो गए थे। उसने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या बाहर हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन दोस्त कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी एक लड़की बस में आई और सबको ग्रीट किया। उसने अपना नाम बताया, सियोन, जो ग्रेड 6 की पोती है। टीचर खड़े होकर शिकायत करने लगते हैं, लेकिन सियोन तुरंत उनका सर उड़ा देती है। फिर वो कैजुअल टोन में कहती है कि सब शांत हो जाएं और ध्यान से सुना उसकी बात। सब लोग शौक में जम जाते हैं। सियोन धमकी देती है अगर किसी ने उसे परेशान किया तो सबका वही इंजाम होगा। फिर वो बताती है कि उसका पावर लेवल 5,30,000 है। वो ड्राइवर का सर उड़ा देती है और कहती है कि ये मजाक था, तो सभी लोगों को हंसना चाहिए। फिर वो समझाती है कि उसने यहाँ सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि वो सेज कैंडिडेट ढूंढ रही है। ये दुनिया सेज के द्वारा चलाई जाती है और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है ताकि नए सेज उन्हें मिल सके। वो हाथ उठाकर एक मैजिक कास्ट करती है। टोमो सोचते है कि सब ब्लास्ट हो जाएंगे और आंख बंद कर लेती है, लेकिन जब आंख खोलती है तो देखती है कि कई स्टूडेंट चमक रहे हैं, पर टोमो उनमें से नहीं होती। सियोन बताती है जो चमके उनके अंदर बैटल सॉन्ग वर्जन इंस्टॉल हो गया है और उन्हें अपने स्क्रीन पर कुछ लोगो दिखने चाहिए। टोमो हैरान होती है और अपनी दोस्त से पूछती है क्या उसे कुछ दिख रहा है। दोस्त हवा में उंगली से टच करके बताती है कि वो कलरफुल लेटर देख सकती है जिसमें स्टेटस लिखा हुआ है। सियोन कहती है कि ये सिस्टम सिर्फ इस दुनिया में काम करेगा और इसे गिफ्ट कहा जाता है। सबको इसे यूज करके अगले 1 महीने में सेज बनने की कोशिश करनी होगी। टोमो हाथ उठाकर पूछते हैं कि वो चमकी क्यों नहीं। सियोन जवाब देती है कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते सेज बनने के लिए। टोमो शौक में चली जाती है जब सियोन बताती है कि अगर कोई सेज नहीं बना तो सबको लाइव स्टॉक में बदल दिया जाएगा ताकि वो मैजिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। पर सियोन बताते हैं कि उनका पहला मिशन 1 घंटे में स्टार्ट होगा। उन्हें तुरंत मरने से बचने की कोशिश करनी होगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। टोमो बैठ जाती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी दोस्त बता
बताते हैं कि उसके स्क्रीन में मिशन के डिटेल लिखे हैं। पता चलता है कि उनका पहला काम है आने वाले ड्रैगन से बचकर निकलना। टोमो नहीं मानती कि ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन याजाकी नाम का एक लड़का लीडर बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन्हें मिलकर मिशन क्लियर करना होगा। सब अपने नाम और स्टैट्स लिखते हैं, लेकिन टोमो नोटिस करते हैं कि 4 स्टूडेंट उसके अलावा चमके नहीं थे। उनमें से एक योगरी होता है जो अभी भी सो रहा होता है। सब उसकी केयरलेस एटीट्यूड से इरिटेट होते हैं, लेकिन तब देखते हैं कि सब लोग बस से बाहर जा रहे हैं। तब टोमो डिसाइड करते हैं कि वो योगरी को जगाएगी। दूसरी लड़की कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन तभी वो सुनते हैं कि याजाकी 2 लड़कों से बहस कर रहा है। याजाकी कहता है कि ये 4 लोग उनके साथ नहीं आ सकते। दूसरा लड़का आर्ग्यू करता है, लेकिन याजाकी उसे चुप रहने को कहता है और अपनी पावर दिखाता है। वो बस की कुर्सियां तोड़ देता है और कहता है वो सिर्फ लेवल 1 पर है, पर कितना ताकतवर है। दूसरी लड़की कहती है अगर तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए ना, लेकिन याजाकी कहता है कि ये प्लान का हिस्सा है। फिर वो अपने साथ खड़ी लड़की से कहता है कि अपनी चार्म एबिलिटी यूज करे। याजाकी बताता है कि लड़की की स्किल राक्षसों को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी पास ही एक ड्रैगन है और वो स्किल से ड्रैगन को उन पर हमला करवाएंगे ताकि सब लोग बचकर भाग सके। ये फैसला उन सभी ने लिया है जिनको द गिफ्ट मिला है। टोमो को यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, पर याजाकी कहती है कि हाँ उसने ऐसा किया। टोमो समझाती है कि जरूर उसे मजबूर किया गया होगा। याजाकी बाहर जाके दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी बाहर जोर का शोर सुनाई देता है। टोमो सोचते है कि ड्रैगन आया है और अचानक बस से कुछ टकराता है। सब लोग घबरा जाते हैं। प्रेजेंट में योगरी शांत होकर अपना गेम कंसोल देखता है और कहता है कि इसे रिचार्ज करने का यहाँ कोई तरीका नहीं है यार। फिर वो उठता और कहता है कि याजाकी के मुताबिक अब बाहर जाना सुरक्षित है। टोमो पूछती है कि क्या योगरी ने कुछ किया है। वो कहता है कि ड्रैगन जमीन पर गिरकर मर गया है। टोमो समझ जाती है कि ये झूठ है, पर वो खिड़की से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। बाहर योगरी देख लेता है कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वहाँ एक पहाड़ है, एक शहर है, या वो एक वन में भी जा सकते हैं। तभी टोमो आसमान की तरफ इशारा करते हुए देखते हैं कि 3 क्लासमेट उड़ते हुए वहाँ आ रहे हैं। योगरी प्रभावित होता और पूछता है क्या मैं उन्हें मार दूं। टोमो गुस्सा होते है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। योगरी बस कहता है कि उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो शत्रु हो सकते हैं हमारे। तभी वो तीनों पास आते हैं और हैरान होते हैं कि ड्रैगन मर गया है, लेकिन टोमो अभी भी जिंदा है। एक लड़का कहता है कि उसने तो टोमो की लाश को ज़ॉम्बी में बदलने का प्लान बनाया था ताकि वो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। ये सुनकर टोमो समझ जाती है ये लोग अच्छे नहीं है। तभी एक विशाल फायरबॉल उनकी तरफ बढ़ता है जो मुश्किल से टोमो को छू कर निकलता है। तीनों अपनी बातें करते हैं। उनमें से एक हीरो है, दूसरा हीलर और तीसरा नेक्रोमैंसर। फायरबॉल वाला टोमो से कहता है कि बिना विरोध के उसके पास आ जाओ। तभी वो तीनों खुद बताते हैं कि वो टोमो के शरीर के पीछे हैं। टोमो हैरान होती है पर खुलकर कहती है कि वो सब उस पर लाइन मार रहे हैं। योगरी शांत रहता है और फायरबॉल वाले लड़के की तरफ उंगली दिखाता और कहता है मर। अचानक वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। बाकी 2 हंसी उड़ाने लगते हैं पर तुरंत शॉक हो जाते हैं। नेक्रोमैंसर आगे बढ़ता है पर योगरी उसे भी मरने को कहता है और वो गिर जाता है। अब सिर्फ मोटा लड़का बचा है। योगरी कहता है अगर हिला तो मर जाएगा। योगरी उसे अपनी शक्ति समझाता और कहता है कि जाके देख ले बाकी दोनों सच में मरे हैं या नहीं। मोटा लड़का हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है पर दोनों फिर से जिंदा नहीं होते। टोमो को समझ आ जाता है कि ड्रैगन को भी योगरी नहीं मारा था। वो गुस्से में पूछती है पर योगरी बस कहता है कि मोटे को समझाने की बात ज्यादा जरूरी है तो मैं नहीं। मोटा कहता है कि योगरी ने हद पार कर दी। योगरी कहता है कि उन्होंने पहले हमला किया था इसलिए वो मर गए। फिर वो बताता है कि उसकी एबिलिटी का नाम इंस्टेंट डेथ है, उसे बस सोचना पड़ता है और सामने वाला मर जाता है। मोटा कहता है ये नामुमकिन है पर योगरी कहता है अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रश्न है तो आजमा कर देख लो। मोटा डर कर एक्टिंग करता है कि वो डरा हुआ है पर असल में अटैक करने की तैयारी करता है। तभी योगरी उसे रोक देता और बताता है कि उसके पास एक और एबिलिटी है, वो महसूस कर सकता है कौन उसे मारने की सोच रहा है और वो दोनों एबिलिटी मिलाकर किसी को भी आसानी से मार सकता है। मोटा रो पड़ता है और पूछता है कि योगरी कितना खतरनाक है। फिर मोटा लड़का सच बताता है ये उनका दूसरी बार है इस दुनिया में। पहले इन्होंने डीमन लॉर्ड को हराकर अपनी दुनिया में लौट गए थे। योगरी टोमो से पूछता है कि इन्होंने क्लासेस मिस की थी। वो कहती है नहीं। मोटा बताता है कि जब वो घर गए थे तो सिर्फ कुछ घंटे बीते थे, इसलिए किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो दूसरी दुनिया भी कभी गए थे। ये सब होने के बाद योगरी उसे मारने का सोचता है पर मोटा टोमो से मदद मांगता है। टोमो कहती है कि वो जिंदा सिर्फ योगरी की वजह से, इसलिए फैसला योगरी करेगा। मोटा एक विशेष आइटम निकालता है, एक गुलाम वाला कॉलर, और खुद वो पहन लेता और कहता है कि अगर टोमो चाहे तो वो उसका सेवक बन जाएगा। वो टोमो की तारीफ करता है पर कॉलर उसे घुटन देने लगता है। टोमो पूछती है कि इसे किसी और को सौंप सकती है क्या। वो मोटा कहता है कि हाँ और वो कॉलर योगरी को सौंप देती है। योगरी उसे नहीं मारता बल्कि ऑर्डर देता है कि अपना सारा सामान यहाँ छोड़ दे और वन में चला जाए, साथ ही किसी को हमारे बारे में ना बताए। मोटा मान जाता है।
टोमो पूछती है क्या ये ठीक है। योगरी कहता है कि मोटा कभी न कभी भविष्य में विश्वासघात करता है, इसलिए उसे दूर भेजना ही बेहतर है। टोमो पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। योगरी बस कहता है जो होगा देखा जाएगा। वो पूछती है तुमने मुझे बचाने का फैसला क्यों किया। योगरी पहले कहता है उसे नहीं पता, पर टोमो के बार बार पूछने पर कहता है कि ये सब उसके बड़े बड़े और मुलायम पॉम की वजह से है। ये सुन के टोमो लाल पड़ जाती है और कहती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। उधर सियोन बिस्तर पर लेटी होती है जब एक व्यक्ति आकर सूचना देता है कि पहला मिशन पूरा हो गया है, पर 4 लोग मर गए हैं, 2 बिना एबिलिटी के और 2 एस रैंक के जो तुरंत मर गए। वो सोचती है कि ये इंस्टेंट डेथ जादू हो सकता है, पर उसे ज्यादा परवाह नहीं होती और वो फिर से सो जाती है बेड पे। कहानी आगे बढ़ती है जहां योगरी और टोमो पास के शहर पहुंच जाते हैं। टोमो खुशी से चमक उठती है। योगरी को बहुत नींद आ रही होती है, पर वो देखते हैं कि द्वार के पास के रक्षक द्वार बंद कर रहे हैं, इसलिए दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन रक्षक जो बोल रहे होते हैं वो उन दोनों को समझ नहीं आता, फिर भी वो उन्हें रुकने का आदेश देते हैं जब तक अपने प्रभु को वो बुला ना लें। कुछ देर बाद प्रभु आता है, गुस्से में पूछता है क्या वो लोग दोपहर को आने वाले लोग से बिछड़ गए थे। टोमो खुश हो जाती है क्योंकि वो व्यक्ति उनकी भाषा बोल सकता है, लेकिन योगरी सीधा पूछता है क्या वो उन्हें सीधे शहर में प्रवेश देगा क्योंकि वो अपने साथियों तक पहुंचना चाहता है। प्रभु कहता है कि आमतौर पर लोगों को शहर में प्रवेश करने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है, लेकिन उन्हें आदेश मिला है कि शेष कैंडिडेट के रास्ते में रुकावट न डाले। योगरी उन्हें बताता है कि उनके साथी राजधानी जाने की बात कर रहे थे और पूछता है कि वहाँ कैसे जा सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ना वो उनके रास्ते में आएगा और ना ही उनकी सहायता करेगा। योगरी विनम्रता से धन्यवाद करके चल पड़ता है। तभी वो लॉर्ड यानी प्रभु गलत बात करते हुए कहता है कि वो चाहता है कि टोमो उसके साथ एक रात गुजारे। टोमो तुरंत मना कर देती है और योगरी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। शहर में प्रवेश करने के बाद योगरी पूछता है कि भाग क्यों रही थी। टोमो बताती है कि उसे डर था कि योगरी उसे मार डालेगा। योगरी हैरान होकर पूछता है क्या वो उसे हत्यारा समझती है। टोमो कहती है कि उसे अभी तक ये बात अनोखी लगती है कि योगरी क्या कर सकता है ये उसे खुद नहीं पता। शहर में इधर उधर देखकर टोमो खुश हो जाती है क्योंकि वो शहर एक काल्पनिक नगर जैसा लगता है जो डेमी ह्यूमन जातियों से भरा हुआ है। तभी एक डेमी ह्यूमन जाति की लड़की म्यू उनके पास आकर पूछती है क्या वे साइज कैंडिडेट हैं। वो कहती है कि लगता है वो यहाँ नए नए आए हैं और रास्ता भटक गए हैं। टोमो उत्साह में भर जाती है और म्यू के कानों को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, लेकिन योगरी सीधा पूछता है कि वो क्या चाहती है। म्यू कहती है कि वो उनकी सहायता मुफ्त में करना चाहती है। दोनों को आश्चर्य होता है और पूछते है कि वो ऐसा क्यों करेगी। म्यू बताती है कि वो शेष कैंडिडेट से दोस्ती करना चाहती है क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित होता है और उन्हें समझाकर अपने पक्ष में करना आसान होता है। टोमो सोचती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल है, लेकिन म्यू कहती है कि वो उसके प्रेमी को लुभाने का इरादा नहीं रखती। उसके हिसाब से अच्छे संबंध बनाने का मूल आधार दोस्ती करना होता है। टोमो बताते हैं कि वो दोनों प्रेमी जैसे नहीं है। योगरी फिर भी टोमो से पूछता है कि वो इस स्थिति के बारे में क्या सोचती है। टोमो कहती है कि वो अंधेरा होने से पहले शहर देखना चाहती है। योगरी म्यू से कहता है कि उन्हें शहर घुमाए। शहर घूमते हुए टोमो खरीदारी करके नए कपड़े लेके बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो लोग अब घेर लिए गए हैं। योगरी कहता है कि उसने पहले सोचा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। टोमो शर्मिंदा होकर कहती है कि वो म्यू के साथ चलना चाहती थी क्योंकि वो अच्छी लगी, लेकिन उसने ही हमें धोखा दे दिया, ये तो गलत बात है। तभी डाकू उन पर हमला कर देते हैं। योगरी टोमो को बचाता और पूछता है कि उनका उद्देश्य पैसे और धन लेना है। डाकू कहते हैं कि धन भी चाहिए, लेकिन उनका असली उद्देश्य बिना गिफ्ट वाले शेष कैंडिडेट को पकड़ना है। जिन लोगों के पास गिफ्ट होते हैं वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं दे सकता, इसलिए बिना गिफ्ट वाले उनके लिए बेचने लायक होते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। टोमो घबरा जाते हैं, लेकिन योगरी शांत रहता है। वो कहता है कि उसे सब समझ आ गया है, लेकिन डाकू को मारने की अनुमति मांगता है डाकू लोगों से ही। डाकू मजाक में कहते हैं कि वो खुद उनको मार डालेंगे, लेकिन योगरी अपनी शक्ति का उपयोग करके तुरंत सबको मार देता है। बचे हुए डाकू हैरान होते हैं। योगरी लेपर्ड जाति वाले को आधा बनने का आदेश देता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि आधा मारना संभव नहीं है। फिर वो एक डाकू के पैर को मारने का आदेश देता है और दूसरे के कंधे को मारने का आदेश देता है, पर दोनों तुरंत मर जाते हैं। टोमो कहती है कि योगरी बहुत कठोर है, लेकिन योगरी बताता है कि वो तो हल्का हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक डाकू की आंखें मार देता है। म्यू घबराकर पूछती है वो कौन है। योगरी जवाब नहीं देता। म्यू दुखी होकर कहती है कि उसके छोटे भाई उसका घर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन योगरी
योगरी कहता है कि ये चोरी और हत्या करने का कारण नहीं बन सकता। अंत में योगरी उन डाकुओं को भी मारने का आदेश देता है जो भागने लगते हैं। टोमो पूछती है क्या वो उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन योगरी कहता है कि उसने केवल मृत्यु को देर से लागू किया है, कुछ देर बाद सब मर जाते हैं। तभी वहाँ गार्ड आकर पूछते हैं क्या हुआ। योगरी झूठ बोलता है, वो भटक गए थे और सबको पहले से मरा पाया। गार्ड कहते हैं कि ये झूठ है क्योंकि उसने देखा था कि सब डाकू अचानक गिर गए। टोमो गुस्सा होती है कि गार्ड ने सब देखा लेकिन मदद नहीं की। गार्ड बताते हैं कि उनका उद्देश्य डाकुओं के पूरे जत्थे को पकड़ना था। गार्ड अपनी दृष्टि शक्ति से देखता है कि योगरी और टोमो के पास कोई गिफ्ट नहीं है, इसका अर्थ है कि वो उन पर कुछ नहीं कर सकते। योगरी पूछता है कि क्या रात बिताने के लिए कोई अच्छी जगह है। गार्ड उन्हें एक बड़े हवेली पे ले जाता है जिसे देखकर टोमो सोचती है ये महल है, कोई हवेली नहीं। योगरी पूछता है क्या टोमो उसके साथ रूम शेयर कर सकती है पैसे बचाने के लिए। ये सुनकर टोमो शर्मा जाती है। तब योगरी उनके लिए अलग अलग कमरे लेने को कहता है। रूम में पहुंचकर टोमो खुश होती है लेकिन सोचती है कि योगरी ने रूम शेयर करने का प्रस्ताव क्यों रखा था। शायद योगरी उसे मन ही मन पसंद करता है, लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि योगरी के लिए सिर्फ उसके बड़े और मुलायम पॉम महत्वपूर्ण है, वो नहीं। तभी उसकी नजर आगे जाती है और वो हवा में एक आत्मा देखती है। टोमो को तुरंत लगता है कि वो उसकी बड़ी बहन जैसी है और वो पूछती है कि वो इस दुनिया में कैसे आई। आत्मा कहती है कि वो अलग है और अपना परिचय देती है कि वो मोको मोको है, टोमो की पूर्वज और रक्षक आत्मा। टोमो इस बात से थोड़ी उलझन में पड़ जाती है लेकिन मोको मोको कहती है कि वो इस आपदा में उसकी मदद के लिए आई है। टोमो पूछती है कि अब क्यों आई, पहले क्यों नहीं। मोको मोको कहती है कि उसे डर था कि योगरी उसे मिटा देगा जब वो सामने आएगी। टोमो हैरान होती है कि योगरी की शक्ति आत्माओं पर भी काम करती है। आत्मा टोमो से विनम्रता से कहती है कि वो योगरी से बात करे कि वो उसे फ्यूचर पर नुकसान ना पहुंचाए। टोमो मान जाती है और पूछते कि आत्मा यहाँ आई कैसे। मोको मोको कहती है कि वो उसे किसी भी प्रकार के हमले से बचा सकती है लेकिन शारीरिक हमले से नहीं। वो ये भी बताती है कि टोमो के पास गिफ्ट क्यों नहीं। इसका कारण ये है कि मोको मोको ने उसकी रक्षा की थी। टोमो गुस्से में पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। मोको मोको बताती है कि वो बहुत खतरनाक था। फिर वो ये भी बताती है कि वरदान के लाभ होते हैं लेकिन इसके बदले में सियोन गिफ्ट लेने वाले का जीवन नियंत्रण कर सकती है। टोमो जानती है कि 3 अन्य लोग भी आत्माओं से सुरक्षित थे लेकिन उसके पूर्वज को इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी मोको मोको खुश है क्योंकि उसे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। टोमो मोको को इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है लेकिन अभी के लिए सिर्फ योगरी पर निर्भर है। अगली सुबह योगरी देखता है कि टोमो थक गई है। वो कहती है कि ये सब हाल ही घटनाओं का कारण है और कुछ नहीं, और पूछती है कि क्या वे अपने साथियों तक पहुंच पाएंगे। योगरी बताता है कि उसने सेलेस्टीना जो स्टाफ में से है उसे अपने साथियों का पता लगाने, भाषा अनुवाद करने और कुछ गुप्त उपकरण तैयार करने को कहा। सेलेस्टीना ने ऐसा कुछ बनाया जो योगरी के कंसोल को चार्ज कर सकता है। उसने उन्हें शहर छोड़ने के लिए एक टिकट भी दी जिसके बाद दोनों ट्रेन से निकलते हैं और टोमो की पूर्वज भी योगरी से अभी भी डर रही होती है। टोमो पूछती है क्या योगरी उसकी पूर्वज को देख सकता है लेकिन वो कहता है कि उसने सिर्फ उस समय देखा जब टोमो ने उसके बारे में बात की थी। टोमो उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या हम अपने साथियों से मिल पाएंगे। योगरी कहता है कि सेलेस्टीना के अनुसार उनके साथी प्राचीन वन में अभ्यास कर रहे होंगे। अचानक योगरी टोमो को धक्का देता है और एक बड़े विस्फोट से छत उड़ जाती है। टोमो उलझन में पड़ जाती है। पिछले शहर में रक्षक उस कुत्ते से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे योगरी ने अंधा कर दिया था। कुत्ता कुछ नहीं बोलता और रक्षक समझ जाते हैं कि उसके ऊपर हीलिंग मंत्र काम नहीं करते। तब एक सेज औरत लेन आकर अपनी रुचि उस पर दिखाती और कुत्ते की आंख को दोबारा निर्मित करती है लेकिन कुत्ता फिर भी नहीं देख पाता। लेन खुद को वैम्पायर के रूप में प्रकट करती है, कुत्ते को काटकर उसकी क्षमताएं बढ़ाती हैं और उसका उपचार करती है लेकिन कुत्ता अभी भी अंधा ही रहता है। अचानक बिल्डिंग हिलने लगती है और एक हीरो आकर लेन पर हमला करता है। हीरो के कई प्रहार से लेन केवल कहते हैं कि उसकी पसंदीदा ड्रेस खराब हो गई है। रक्षक हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तुरंत हील हो गई थी और नुकसान उसे नहीं हुआ। हीरो अपनी तलवार जमीन पर फेंकता है और लेन पूछती है तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें डीमन लॉर्ड से निपटना चाहिए। हीरो उसे तिरस्कार करता है और अटैक की तैयारी करता है। वो पूरे बिल्डिंग को विस्फोट में उड़ा देता है और खुश होता है कि आखिरकार उसने एक सेज को मार ही दिया है लेकिन लेन अभी भी जिंदा है और पूछती है कि क्या एरियल उसका प्रेमी है। हीरो हैरान है कि लेन ने अटैक को कैसे सहन कर लिया। लेन कहती है क्योंकि मैं कभी मर नहीं सकती क्योंकि मैं अमर हूँ। हीरो समझ नहीं पाता, उसका अटैक उसे मिटा देना चाहिए था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अंत में हीरो अपनी मृत्यु की प्रार्थना करता है लेकिन लेन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। ट्रेन में एक संदेश आता है कि यात्री स्थिर रहें क्योंकि एक सेज एक एग्रेसर से लड़ रहा है। योगरी सोचता है कि वो सुरक्षित है लेकिन टोमो समझ नहीं पा रही। वो देखती है कि एक बड़ा मैका रोबोट एक सेज से लड़ रहा है जो हवा में उड़ रहा है। सेज रोबोट
रोबोट पर कई प्रहार करता है, लेकिन लड़ाई समानता में रहती है। टोमो पूछती है कि योगरी उन दोनों से छुटकारा दिलाएगा हमें। योगरी कहता है कि ऐसा मैं क्यों करूं, अगर ऐसा करूं तो हर व्यक्ति जो रास्ते में आता है उसे मार सकता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो मैं एक हत्यारा कहलाऊंगा। टोमो से समझाती है कि वो अभी मर सकते थे, लेकिन योगरी कहता है वे लोग हमें टारगेट नहीं कर रहे। वो कहता है कि उसके अपने नियम है, नहीं तो वो हर व्यक्ति को मार दे जो उसे परेशान करता है। फ्यूचर में अचानक एक बड़ा अटैक उनके रास्ते में आता है, लेकिन रोबोट अटैक को रोक लेता है। सेज कहता है कि रोबोट चल रहा है और बर्फ का महामंत्र चलाता है, यात्री बर्फ से जम जाते हैं, लेकिन योगरी टोमो को बचाता है। टोमो कहती है कि सेज निर्दयी है, लेकिन योगरी को गुस्सा आता है। योगरी पूछता है कि उसने अटैक क्यों किया। सेज कहता है तुम्हें घुटने टेक कर मेरी प्रशंसा करनी चाहिए और कुछ नहीं। सेज योगरी को गाली देता है और योगरी वापस उसकी इंसल्ट करता है और उसे मारने का सोचता है, और अगले ही पर सेज जमीन पर गिरकर मर जाता है। फिर रोबोट उनके पास आता है, लेकिन कहता है कि उसका लड़ने का इरादा नहीं है। वो योगरी से वादा करता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। टोमो समझ जाते है कि रोबोट योगरी से डर रहा है। योगरी पूछता है क्या हम अपनी दुनिया वापस जा सकते हैं। रोबोट कहता है वो जानता है अपनी दुनिया में कैसे वापस जाए, लेकिन योगरी की दुनिया में कैसे जाना है वो अच्छे से नहीं पता। फिर रोबोट कहता है ये दुनिया एक निचले स्तर पर है, अपनी असली दुनिया में जाने के लिए उन्हें ऊपर चढ़ना होगा, जिसमें बहुत ऊर्जा और सही कोऑर्डिनेट चाहिए। तभी टोमो की आत्मा बीच में आकर कुछ कहती है। उसी दिन रक्षक ये पता लगाते हैं कि सेज जो योगरी ने हराया था वो मर गया है। सियोन भी इस बारे में जानकारी पाती है और हैरान होती है कि वो सेज को मारने में सफल रहे। लेन योगरी की इंस्टेंट डेथ शक्ति में रुचि रखती है, लेकिन सियोन कहती है कि सेज को इंस्टेंट डेथ से बचाव का वरदान मिलता है। सियोन चली जाती है और लेन अपने अधीन कार्यकर्ता को हानाबुसा शहर भेजने के लिए कहती है ताकि वो योगरी और टोमो का पता लगाए। तब तक योगरी और टोमो रात के लिए वन में विश्राम करते हैं, जहाँ टोमो की पूर्वज टोमो की अंडरवियर को कटाना में बदलकर दिखाती है, रोबोट की आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जो उसने उससे ली थी। कहानी आगे बढ़ती है जहां वो जंगल से गुजरते हैं और आखिरकार हानाबुसा शहर पहुंच जाते हैं। टोमो खुशी से कहती है ये जगह जापान जैसी लगती है, लेकिन तुरंत उसकी नजर योगरी पर पड़ती है जो थका हुआ दिख रहा है। योगरी कहता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि रास्ते में उसने दुश्मनों को मार दिया था जो उन पर अटैक करने आए थे। टोमो हैरान होती है, लेकिन पूछती है कि अगर योगरी इतना थका हुआ है तो उसकी शक्ति की कोई सीमा होगी। योगरी शांतिपूर्ण तरीके से कहता है कि वो जितनी मर्जी चाहे अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, बस इस्तेमाल के बाद से थकान महसूस होती है और कुछ नहीं। वो शहर के अंदर जाते हैं और टोमो की पूर्वज नोटिस करती है कि यहाँ दीवार की बजाय बैरियर लगे हैं। टोमो इधर उधर देखती है और एक बड़ा होटल देखती है जिसके बारे में पहले लेडी ने बताया था। वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ रुकेंगे और अंदर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात टाचिबाना से होती है जो उनका एक क्लासमेट है। टाचिबाना खुश होता है टोमो को देखकर और टोमो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है जबकि उसे बाकी लोगों के साथ होना चाहिए था एक जंगल पे। टाचिबाना कहता है कि वो उनसे अलग हो गया क्योंकि वो लेवलिंग में कमजोर है। एक मिड लड़की जो टोमो के टाचिबाना के साथ फ्रेंडली होने पर खुश नहीं है। टाचिबाना फिर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि वे दोनों क्लासमेट हैं। लड़की चुप हो जाती है। टोमो कंफ्यूज हो जाती है और योगरी से पूछती है ये सब क्या है, लेकिन योगरी भी नहीं जानता यहाँ क्या चल रहा है। टाचिबाना फिर मेड लड़कियों का परिचय देता है और कहता है ये उसके बॉडीगार्ड हैं। कुल 5 लड़कियां हैं जो इस नल्ले को सर्व करती हैं। ये लड़कियां अपना परिचय देती हैं, लेकिन साथ ही टोमो को धमकी भी देती हैं। टोमो समझ नहीं पाती वे ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन टाचिबाना माफी मांगता है और लड़कियों को चुप होने का आदेश देता है। योगरी टोमो से पूछता है क्या टाचिबाना ने भी उन्हें पीछे छोड़ दिया था। योगरी को नहीं पता कि टाचिबाना की शक्ति क्या है, लेकिन वो काफी आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। टोमो कहती है कि ये लूजर हमेशा ऐसा ही था, लड़कियों के बीच पॉपुलर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। योगरी हैरान होता और कहता है कि स्कूल सोच से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अचानक टाचिबाना टोमो को अपना लवर बनने का इनविटेशन देता है। टोमो शॉक हो जाती है। टाचिबाना कहता है कि योगरी की चिंता मत कर, वो आमतौर पर लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसके लिए खास व्यवहार कर सकता है। टोमो हैरान होती है क्योंकि टाचिबाना अभी भी बात कर रहा है और योगरी ने उसे नहीं मारा। योगरी कहता है कि मुझे अभी टाचिबाना को मारने की इच्छा नहीं हो रही। टोमो पूछते है कि टाचिबाना इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। टाचिबाना कहता है कि उसके पास डोमिनेटर क्लास है, मतलब वो सबको डोमिनेट कर सकता है जो उससे कमजोर है। टोमो अब भी शॉक में है और कहते हैं कि टाचिबाना ने फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहे दूसरे लोगों
की तरह लेवल अप नहीं किया। ताचिबाना सोचता है कि टोमो उसमें इंटरेस्टेड है और सबको समझाता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उन्होंने पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद पार्टी रखी। आई क्लास का कंसल्टेंट उसके पास आया और सलाह दी कि आई क्लास मास्टर प्लॉटर है जो स्कैम करने में एक्सपर्ट है। उसने बताया कि क्यों सब लोग ताचिबाना से दूरी बनाए रख रहे हैं। उसके डोमिनेटर क्लास की वजह से अगर कोई सेज नहीं बना तो सब लोग लाइव स्टॉक बन जाएंगे। इसलिए ताचिबाना को सलाह दी गई कि सस्ते लेवल 1 सर्वेंट खरीदे। ये सर्वेंट उसके लिए लड़ेंगे, अगर जीत गए तो अपोनेंट उनके सर्वेंट बन जाएंगे और ये सब करने पर उसे बिना मेहनत किए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। ताचिबाना की एबिलिटी में ये सब इंफॉर्मेशन नहीं थे, लेकिन आई क्लास देख सकता है कि दूसरे लोगों के हिडन डिटेल क्या है। ताचिबाना पूछता है कि आई उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन मास्टर प्लॉटर बस चाहता है कि सबको सेज बनने का मौका मिले और उसे शुभकामनाएं देता है भविष्य के लिए। टोमो सोचती है कि सपोर्टर टाइप इस दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब वे बात कर रहे होते हैं ताचिबाना के सर्वेंट लेवल और बढ़ा लेते हैं। बाद में योगरी अपने बेड पर विश्राम कर रहा होता है। टोमो सोचती है कि वो इस जगह कितने दिन रुकने वाले हैं। आत्मा कहती है कि योगरी के जागने के बाद हमें चलना चाहिए, लेकिन टोमो कहते हैं कि अब तक 3 दिन हो गए हैं और योगरी अभी भी सो रहा है। वो आत्मा से कहती है कि योगरी को देख के आए, लेकिन आत्मा मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता योगरी नींद में क्या करे, कहीं उसे मार तो नहीं देगा। टोमो कहती है कि वो अंदर रहने से थक गई है और बाहर जाना चाहती है। तभी वो सड़क पर धुआं देखती है। ये उसके लड़के की वजह से है जिसे लेन ने योगरी को ढूंढने भेजा है। वो शहर में आता है और सब कुछ बर्बाद करता है। लड़का अनाउंस करता है कि उसकी अमर सेना रिक्रूट कर रही है और अगर नागरिक मरे तो वो ज़ॉम्बी सोल्जर बन जाएंगे और उसके सेवक बन जाएंगे। आत्मा कहती है कि ये अच्छा नहीं है, मौत की खुशबू से आ रही है। टोमो शॉक होती है और पूछती है ये दुनिया कितनी अजीब हो सकती है कि लोग आसानी से मर जाते हैं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तभी ताचिबाना की मेड इनविजिबल होकर कॉरिडोर में चल रही होती है। आत्मा पूछती है क्या टोमो बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन टोमो मना कर देती है और कहती है कि अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है बाहर जाने से। आत्मा कहती है कि वो हमेशा यहाँ नहीं रुक सकते, खासकर जब शत्रु उसे टारगेट कर रहा है। टोमो कंफ्यूज है और पूछते हैं कि वो इसके खिलाफ क्या करें जो शत्रु दिखाई ही नहीं देता। इसलिए वो योगरी को कॉल करती है। उसके रूम पर फोन बजता है और योगरी अपने बचपन के सपने में होता है। वो याद करता है कैसे उसका कुत्ता उसके चेहरे को चूमता था और आशा का बताती थी कि नाश्ता रेडी हो गया है। योगरी सपने से जागता है और फोन उठाता है और टोमो के रूम जाने का वादा करता है। बाहर कदम रखते ही कॉरिडोर खाली दिखाई देता है, लेकिन मेड इनविजिबल है और डैगन निकाल लेती है। योगरी आंख बंद करता है और मरने की इच्छा महसूस करके लड़की को देख लेता है और अपनी इंस्टेंट दैट एबिलिटी का प्रयोग करके लड़की को जमीन पर गिरा के मार देता है। फिर योगरी अंदर जाता है और टोमो को बताता है कि उसके कमरे के बाहर कोई था जो उसको मारने आया था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। टोमो को समझ नहीं आता कि वो क्यों निशाना बन रही है, लेकिन योगरी ने बस रिसेप्शन को फोन करके कहा कि हॉलवे में कोई गिर गया है, आके देख लो। टोमो ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन योगरी ने जवाब दिया अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो सब लोग उन पर शक करेंगे। इसी बीच ताचिबाना को एक अलर्ट मिलता है कि उसकी मेड का सिग्नल गायब हो गया है, लेकिन उसको इस डंजन के अंदर दूसरे राक्षस की चिंता भी थी। राक्षस ने उन पर हमला किया, लेकिन उसने बैरियर का उपयोग करके उसे रोका। वो सोचता है कि बैरियर का उपयोग करके राक्षस के हाथ को मिटा दिया जाए। एक सेवक खुशी से कहती है कि ये 100 फ्लोर के राक्षस के लिए अत्यधिक बलवान है। राक्षस पूछता है कि ताचिबाना कौन है, लेकिन फिर ताचिबाना अपनी स्टेटस विंडो से फ्लेयर बॉम्ब स्किल का उपयोग करके राक्षस को हरा देता है और उसको अपना सर्वेंट बना लेता है। फिर राक्षस उसे मास्टर कहता है और लड़की उसके शरीर के अंग वापस से ठीक कर देती है। ताचिबाना फिर पूछता है कि इस डंजन में कितने मंजिल हैं और पता चलता है कि 150 मंजिल हैं। उसने फिर राक्षस को नीचे के फ्लोर जाने का आदेश दिया ताकि वो और सेवक इकट्ठा कर सके। ताचिबाना मेड सेवक के बारे में पूछता है। दूसरी लड़की कहती है कि वो होटल में होनी चाहिए। ताचिबाना फिर निर्धारित करता है कि वो अपनी स्किल का उपयोग करके उसकी यादों को देखेगा, लेकिन बस देखता है कि वो गिर गई। वो सोचता है कि उस पर पीछे से हमला हुआ, लेकिन दूसरी लड़की नहीं सोचती कि वो किसी को अपने पास आने देगी। वो पूछता है कि हॉलवे में मेड क्या कर रही थी। लड़की कहती है कि 2 संभावनाएं हैं, पहला वो टोमो को लेकर आपको खुश करना चाहती थी, दूसरी वो टोमो को समाप्त करना चाहती थी जलन की भावना की वजह से। ये सुनकर ताचिबाना चिंतित हो जाता है और सोचता है ये सब करने से टोमो भागने पर मजबूर हो सकती है, इसलिए वो 2 और सेवकों को टोमो को पकड़ने का आदेश देता है। होटल में टोमो समझ जाती है कि ये ताचिबाना की मेड है और योगरी सोचता है कि स्थिति अब और भी ज्यादा खराब होने वाली है, इसलिए वो टोमो को अपना सामान तैयार करने को कहता है ताकि वो इस होटल से जा सके। टोमो स्वीकार करते है, लेकिन योगरी हैरान है कि वो इतनी शांत कैसे है। टोमो कहती है कि
उसे मरने वाले लोगों को देखने की आदत हो गई है उसके साथ रहने से। आत्मा भी कहती है कि मनुष्य तो एक दिन मरेंगे ही और उसके परिवार को इतने साधारण बात से क्रोधित नहीं होना चाहिए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन एक और टाचिबाना की सेवक आती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। योगरी पूछता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन लड़की स्पेल का उपयोग करके आइस क्रिस्टल मैप उन्हें बंद कर देती है। वो खुशी से कहती है कि उसके ट्रैश बॉस ने कहा था कि टोमो को उसके पास लेके आओ, लेकिन योगरी बस आइस को पंच करके फ्री हो जाता है। लड़की और टोमो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन योगरी कहता है कि उसने आइस को मरने की कोशिश की जो सफल हुआ। टोमो पूछती है कि आइस को मारने का अर्थ क्या है। सेवक हैरान है और अधिक मैजिक का उपयोग करने लगते, लेकिन योगरी उसका मैजिक और स्टाफ दोनों समाप्त कर देता है, मतलब मार देता है। लड़की गिरकर घुटनों के बल आ जाती है। योगरी समझाता है कि वो किसी भी वस्तु को बस सोचकर मार सकता है, चाहे वो इंसान हो या कोई नॉन लिविंग थिंग। इसलिए अब उसे अच्छी लड़की बनकर कुछ प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। योगरी पूछता है क्या वो स्टाफ के बिना मैजिक यूज कर सकती है। लड़की कहती है उसकी क्लास के कारण वो सिर्फ स्टाफ पकड़ कर ही मैजिक कर सकती है। योगरी समझ जाता है कि उसके पास और स्टाफ होंगे। लड़की कंफर्म करते हुए अपने पॉम पॉम से एक और स्टाफ निकालती है। टोमो पूछते है कि वो उसे वहां क्यों छुपा रही थी। फिर वो पूछता है कि टोमो को टाचिबाना के पास ले जाने के बारे में सब बातें बताए। लड़की कहती है कि सबको ऑर्डर मिला है टोमो को टाचिबाना के पास लेकर आना, बस इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। अचानक एक और लड़की सीलिंग पर होती है और टोमो पर अटैक करने का प्रयास करती है। टोमो अपनी जूडो कला का उपयोग करके उसे नीचे गिरा देती है। योगरी हैरान है, लेकिन आत्मा कहती है कि टोमो की मार्शल आर्ट कौशल अवेकनिंग हो रही है। जब वे ध्यान से देखते हैं, लड़की एक डॉल है, ना कि एक असली की लड़की, और बाकी डॉल उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉल कंट्रोल करने वाली छोटी लड़की अपनी डॉल निकालती है और कहती है वो खुद टोमो को पकड़ के मास्टर टाचिबाना को खुश कर देगी, लेकिन योगरी अगले ही पल में सब डॉल को मार देता है। ये देखकर लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे मत मारो, जिससे टोमो को लगने लगता है कि असली विलन वो है, टाचिबाना नहीं। इसी बीच टाचिबाना को फिर से महसूस होता है कि उसकी एक और सेवक मर गई है। छोटी लड़की का लड़ने का इरादा खत्म हो गया और उसने योगरी और टोमो को सब कुछ बता दिया जो भी उसे पता था। कन्वर्सेशन सुनते ही अन्य मेड को टाचिबाना कहता है कि योगरी जो सोचता है उसे समाप्त कर सकता है। ये सबको यकीन नहीं होता इस बात पर, लेकिन टाचिबाना सोचता है कि पहले उन्हें ऑब्जर्व करे और ऐसा स्थल पर ले जाए जहां वो उन्हें पकड़ सके। जब टोमो और योगरी स्टेयर से नीचे जा रहे होते हैं, तब देखते हैं कि वहां कॉकरोचेस भरे हुए हैं। टोमो डर के चीख उठती है और जब योगरी कॉकरोच के नाम लेने वाला होता है तो वो उसे रोक देती है। आत्मा जानती है कि टाचिबाना कीड़े मकोड़ों का उपयोग उनको देखने के लिए कर रहा है। टोमो पूछती है कि योगरी इन्हें मार सकता है क्या। वो कंफर्म करता है, लेकिन कॉकरोचेस उनके ऊपर बरसेंगे मरने के बाद और उसके मुंह में घुसकर उसकी सांस रोक सकते हैं। टोमो सोचती है और टाचिबाना से बदला लेने का इरादा कर लेती है। टाचिबाना स्थिति देख रहा होता है और सोचता है कि योगरी कुछ नहीं कर सकता। वो कॉकरोचों का उपयोग उन्हें डराने और भगाने के लिए करने का मन बनाता है, लेकिन दासी कहती है कि वो योगरी की शक्ति के बारे में नहीं जानती। लेकिन टाचिबाना हार नहीं मानता और कॉकरोचों को योगरी को समाप्त करने का आदेश देता है। सब कॉकरोच क्रोध में आ जाते हैं तो योगरी कहता है कि क्या मैं टाचिबाना को मार दूं। फिर वो कॉकरोचों के किलिंग इंटेंट का उपयोग करके टाचिबाना का स्थल की खोज करता है और कहता है कि मर जाओ। टाचिबाना अगले ही पल गिर जाता है और सब सेवक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टोमो घबरा जाती है क्योंकि कॉकरोचेस अभी भी जिंदा हैं। योगरी समझाता है कि उसकी शक्ति कभी फेल नहीं होती, क्योंकि अगर दुश्मन उस तक पहुंच सकता है तो वो भी उन तक पहुंच सकता है आराम से। टोमो नोटिस करते कि कॉकरोचेस और सक्रिय हो गए हैं और योगरी कहता है कि टाचिबाना की मृत्यु ने उन्हें आजाद कर दिया है, लेकिन तभी योगरी उसका हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। इसी बीच टाचिबाना के सेवक अभी भी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी लड़की कहती है कि अब वे लोग फ्री हैं और बाहर चली जाती है। तब तक योगरी और टोमो एक गली से शहर से निकलने लगते हैं। तभी वो चीख सुनते हैं और जब जाकर देखते हैं तो मालूम चलता है शहर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। ज़ॉम्बी शहर तबाह करने में लगे हुए हैं। टोमो हैरान होकर पूछती है ये सब क्या हो रहा है। योगरी बताता है कि ज़ॉम्बी धीरे हैं और अगर वो ध्यान रखें तो बचकर निकलना मुमकिन है। टोमो पूछती है क्या वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन योगरी कहता है कि पूरे शहर को बचाना बहुत मुश्किल होगा। आत्मा भी कहती है कि सब कुछ बिगड़ने से पहले उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी बीच शहर का मेयर मासायुकी से शिकायत करता है जिसने ज़ॉम्बी को शहर में छोड़ दिया है। वो कहता है कि लीन जो वैम्पायर सेज है उन्होंने मुझे शहर को संभालने
संभालने का अधिकार दिया था। मासायुकी बस कहता है चिंता मत करो, ये सब लेन का ही आदेश है। वो मेयर से कहता है कि शहर की चाबी उसे दे दी जाए क्योंकि ये आदेश लेन ने उसे दिया है। मेयर चाबी दे देता है और पूछता है कि वो क्या करेगा। मासायुकी कहता है कि कुछ खास नहीं। मासायुकी शहर के स्पीकर का प्रयोग करके अपने ज़ॉम्बी को रुकने का आदेश देता है। उसके बाद वो हर नागरिक को अपना परिचय देता है और एक बड़ी स्क्रीन लगाकर योगरी और टोमो के फोटो दिखाता है। वो समझाता है कि वो इन दोनों को ढूंढ रहा है और बचे हुए नागरिकों को कहता है कि वो इन्हें सेंट्रल प्लाजा में 1 घंटे के अंदर ले आए। अगर वो नहीं लाए तो मासायुकी दोबारा ज़ॉम्बी को पूरे शहर में छोड़ देगा। इसी समय योगरी और टोमो शहर से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो सब सुन लेते हैं जो मासायुकी ने कहा और समझ जाते हैं कि उसने पूरे शहर को बंद कर दिया है ताकि कोई बाहर भाग ना सके। अब हर नागरिक के पास 2 विकल्प हैं, योगरी और टोमो को पकड़ना या खुद ज़ॉम्बी बन जाना। अचानक मेयर कमरे में प्रवेश करते हैं और मासायुकी से कहता है कि उसने पूरे शहर को धमकी क्यों दी। मासायुकी कहता है अगर वो धमकी नहीं देता तो नागरिक कभी योगरी और टोमो को नहीं ढूंढेंगे। शहर के सब लोग योगरी और टोमो को ढूंढने लगते हैं जिसकी वजह से उन्हें गलियों में छुपना पड़ता है। टोमो कहती है कि अब मनुष्य ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। योगरी कहते हैं उन्हें बचने के लिए भागना होगा, एक जगह ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है। टोमो कहती है कि उनका पीछे किया जा रहा है। योगरी सोचता है और कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक शेर को मार दिया था। अचानक 3 लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि चाहे उन्हें मरना पड़े वो टोमो और योगरी को पकड़ लेंगे। योगरी सोचता है कि लोगों ने बहुत ही जल्दी उन्हें ढूंढ लिया, पर वो इन लोगों को चेतावनी देता है कि अगर वो पास आए तो वो मारे जाएंगे। एक व्यक्ति इस बात को नकारता है और अटैक करता है, इसलिए योगरी उसे मार देता है। ये देख बाकी दोनों भाग जाते हैं और टोमो घबराकर कहती है ये गंदा तरीका है प्रॉमिस पूरा करने का। योगरी कहता है ये लोग उन्हें मारना चाहते थे तो बदले में उन्हें मरने की उम्मीद तो होनी ही चाहिए। योगरी देखता है कि बाकी दोनों भाग रहे हैं और सोचता है कि मासायुकी बस इसलिए सभी को भड़का रहा है क्योंकि वो नहीं मानता कि योगरी एक समान इंसान को मार सकता है। योगरी डिसाइड करता है कि वो प्लाजा जाकर मासायुकी से बात करेगा। वो दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि स्थल काफी भयानक है, जैसे हैलोवीन का दृश्य हो। जब वो नजदीक आते हैं योगरी पूछता है मासायुकी कौन है। मासायुकी पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाते, फिर पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं, क्या उन्होंने भागने का विकल्प छोड़ दिया, क्या वो बचे हुए इंसानों के लिए अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं और इसे बोरिंग कहता है। योगरी उसे पागल कहता है। ये सुनकर टोमो घबरा जाती है और मासायुकी पूछता है योगरी क्या चाहता है क्योंकि अगर वो मर गया तो सब खेल खत्म हो जाएगा। योगरी कहता है वो एक ट्रेन पकड़कर राजधानी जाना चाहता है और चाहता है कि मासायुकी शहर के बैरियर हटा दे। मासायुकी हैरान होता है और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि योगरी अभी नेगोशिएशन करने की स्थिति में नहीं है। योगरी सोचता है उसे बदले में कुछ देना होगा, इसलिए कहता है वो मासायुकी को जीने देगा बल्कि उसे मरने का पूरा अधिकार है। ये सुन मासायुकी और गुस्सा हो जाता है और योगरी को पागल कहता है और पूछता है वो अभी मरना चाहता है क्या। वो अपनी अमर सेना को अटैक करने का आदेश देता है कहते हुए कि योगरी मरी हुई चीज को दोबारा कैसे मार सकता है, लेकिन जैसे कि अपेक्षा थी योगरी उन्हें मारने का आदेश देता है और सब गिर जाते हैं। मासायुकी शॉक में है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। मेयर इस अवसर का उपयोग करता है और कहता है कि वो मासायुकी की किसी भी मामले में शामिल नहीं है। मासायुकी पूछता है कि ये मरे हुए लोग फिर से कैसे मर गए। योगरी कहता है कि वो नहीं जानता, लेकिन क्योंकि अंडर चल रहे थे इसका मतलब वे जीवित थे। मासायुकी अब भी विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन योगरी साफ उत्तर देता है जो चलता है वो जीवित है, जो रुकता है वो मर गया। और दूसरी बात तय करने वाला वो है कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। मासायुकी गुस्सा होता है और अपने मास्टर लेन को बुलाता है। योगरी बस पूछता है कि अब क्या करेगा क्योंकि उसके साथ ही सभी मर चुके हैं। मासायुकी बैटमैन और वेयरवुल्फ का मिक्सचर बनने लगता है, लेकिन योगरी कहता है कि मर जाओ। टोमो कहती है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहिए था, लेकिन योगरी समझाता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। टोमो पूछते है कि अब क्या करें क्योंकि मरे हुए इंसान से नेगोशिएशन हम नहीं कर सकते। योगरी कहता है कि समस्या नहीं है और मेयर के पास जाता है। मेयर घबराकर जीवित रहने की प्रार्थना करता है और कहता है कि वो बस अपना शहर सुरक्षित रखना चाहता है और कुछ नहीं। योगरी कहता है वो घबराए मत, वो बस अपनी सुरक्षा करने के लिए ये सब कर रहा था। मेयर बताता है ये सब सेज लेन के आदेश से हुआ है। टोमो हैरान होती है और पूछती है कि शियोन असली नाम नहीं है क्या। मेयर कहता है कि शियोन भी एक सेज है, लेकिन ये शहर लेन के नियंत्रण में आता है। टोमो कंफ्यूज होती है क्योंकि शियोन ने उन्हें इस दुनिया में समन किया और अब एक और सेज उन्हें मारना चाहती है। ये क्या बात हुई। आत्मा योगरी को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन योगरी कहता है कि वो जानता है कि वहाँ कुछ बहुत ही गंभीर चीज अचानक से आ रही है। तभी योगरी पूरे प्लाजा में किलिंग इंटेंट महसूस करता है और हर नागरिक उस अजीब सी चीज के कंट्रोल में चला जाता है। फिर मेयर मासायुकी का शरीर चेक करता है और कहता है
कि अगर वो स्पिरिचुअल मैजिक का उपयोग कर रहे हैं तो शहर के बैरियर हमें बचा सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं किया। तब उसे समझ आया कि बैरियर लेन ही कंट्रोल कर रही है। इसी बीच लेन एक बड़ा राक्षस शहर की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। उसकी नई वैम्पायर सेवक जो टाचिबाना की पहले एक पुरानी सेवक थी, लेकिन लेन ने उसे बदलकर अपना वैम्पायर सर्वेंट बना लिया होता है। लेन कहती है कि टाचिबाना दूर से मारा गया था क्योंकि उसकी किलिंग इंटेंट ट्रेस हो गई थी। लेन पूछती है कि योगरी का थ्रेट लेवल क्या है और सेवक कहती है कि वो किसी सेज या मिथिकल बीस्ट से भी ऊपर है। सेवक चाहती है कि लेन योगरी से दूर रहे, लेकिन लेन नहीं मानती और लेन को समझ आता है कि उसकी सेवक जानती है कि वो अमर है और फिर भी उसकी चिंता कर रही है। इसका मतलब योगरी किसी तरह का डेथ ऑफ गॉड है। शहर के अंदर टोमो पूछती है कि क्या योगरी सोर्स को मार नहीं सकता जो नागरिकों को कंट्रोल कर रहा है। योगरी कहता है कि ये टाचिबाना के केस से अलग है और सबको मारना शुरू कर देता है जो उन पर अटैक कर रहे हैं। योगरी को लगता है ये सब एक टेस्ट है, जैसे वो बचपन में उसके साथ किया जाता था। योगरी फिर मेयर को पैनिक में देखता है जो अपने नागरिकों को मरता देख परेशान है। तब हमें लेन रिवील करती है उसका प्लान योगरी को इनडायरेक्टली मारना है। लेन फिर अपना एक क्लोन बनाती है और ऑर्डर देती है कि वो क्लोन और क्लोन बनाए। योगरी किलिंग इंटेंट महसूस करता है और टोमो डार्क एग्रेसर देखती है, बड़ा एग्रेसर जहां से गुजरता है सब कुछ तबाह कर देता है और कुछ लोग पैनिक में आ जाते हैं। तब लेन कहती है क्योंकि क्लोन योगरी को नहीं जानते, उनमें किलिंग इंटेंट नहीं है तो वो उन्हें नहीं मार पाएगा। वो अपने क्लोन को शहर पर अटैक करने का आदेश देती है। टोमो पूछती है कि क्या योगरी एग्रेसर को मार सकता है। योगरी कहता है हाँ, जो टोमो को हैरान कर देता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। मेयर योगरी से शहर बचाने की प्रार्थना करता है, फिर भी योगरी एग्रेसर को मारने का आदेश देता है। जैसे ही इफेक्ट में आता है वो देखता है कि शहर पर हवा से अटैक हो रहा है। वो टोमो को बचा लेता है, लेकिन वो सोचती है कि अटैक एग्रेसर से आया है क्या। योगरी बताता है कि उसने एग्रेसर को मार दिया, लेकिन अटैक और डार्कनेस का किलिंग इंटेंट मिल गया था जिससे ये नोटिस नहीं हो पाया। इस अटैक का कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ गोल सब कुछ तबाह करना है। फिर वो उठते हैं और योगरी समझाता है उसे नहीं पता क्या हो रहा है। टोमो स्काई को देखकर बताती है कि कई औरतें लाल ड्रेस में बारिश की तरह नीचे आ रही हैं। मेयर समझ जाता है ये लेन है। टोमो पूछती है क्या योगरी कुछ कर सकता है। योगरी कहता है कि नहीं, क्योंकि वो उन पर एम नहीं कर रहे और सब चीज इतनी तेज है कि वो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो लेन को नहीं मार सकता। ये सब प्लान उसके स्किल के अगेंस्ट बनाया गया है। टोमो पूछती है कि लेन के कितने कॉपीज हैं। मेयर कहता है कि ये क्लोन है क्योंकि लेन के पास सुपर रीजनरेशन एबिलिटी है तो वो मन चाहे क्लोन बना सकती है। योगरी कहता है वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, लेकिन आसान तब होगा जब लेन उस पर एम करे। मेयर को एक होलोग्राम निकालता और बताता है कि अटैक का एक पैटर्न है क्योंकि वही अटैक दो बार एक ही जगह नहीं होता और अटैक एक दूसरे के पास कभी नहीं होते। आत्मा भी कहती है कि लेन ने हमला रैंडम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कंसिस्टेंट बन गए। टोमो कहती है कि वो इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके अगला अटैक प्रेडिक्ट कर सकती है। मेयर क्योंकि समझ जाता है कि अगला अटैक कहाँ होगा और योगरी कहता है कि वो वहां जा रहा है। मेयर बताता है कि वो अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से उनकी मदद कर सकता है। टोमो भी आना चाहती है पर योगरी कहता है तुम छुप जाओ, लेकिन टोमो कहती है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ और ये एबिलिटी तुम्हारे बहुत काम आएगी। आत्मा भी मदद करना चाहती है और वे सब टेलीपोर्ट करते हैं। योगरी और टोमो हाथ पकड़कर वहां जाते हैं जहां क्लोन गिरने वाली थी। योगरी क्लोन को मरने का आदेश देता है और आत्मा शील्ड क्रिएट करती है। इम्पैक्ट के बाद शील्ड वापस आ जाती है और टोमो राहत महसूस करती है। योगरी टोमो के हाथ पर कुछ देखता है और पूछता है ये क्या है। टोमो बताती है कि आत्मा ने उसके अंडरवेयर और रोबोट की पावर को कंबाइन करके एक कपड़ा बनाया है जो किसी भी चीज में बदल सकता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आत्मा घबरा रही है क्योंकि क्लोन को मारना सब खत्म नहीं करेगा, लेकिन योगरी कहता है सब ठीक है। क्लोन गिरते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। ये सब देख लेन हैरान है कि इमॉर्टल वैम्पायर कैसे मर सकते हैं। सेवक कहते हैं कि आपको योगरी को टारगेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन लेन कहते हैं कि बस नए क्लोन बनाए जाएंगे। पर अचानक लेन अपनी ट्रू बॉडी को महसूस करती है जो दूसरे डायमेंशन में छुपी थी और समझ जाती है कि वो मर गई, लेकिन कैसे। फिर वो नीचे गिरती है, लेकिन सोचती है कि आखिरकार उसने एक लड़की को बचा लिया। वो अचानक डिसअपीयर हो जाती है और टोमो रियलाइज करती है कि अब कोई अटैक नहीं आ रहा है। इसी बीच एक रैंडम घर में एक छोटी लड़की उठती है और देखती है उसका बेड कॉफिन जैसा है। उसे लगता है वो एक वैम्पायर है और हाथ में एक रॉक देखती है। रॉक लेन का होलोग्राम दिखाती है और बताती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल था और वो मर गई जबकि लड़की बच गई। वो लड़की को बताती है कि वो लैन का यंगर क्लोन है जिसे अपनी यादें नहीं मिली ताकि योगरी के टारगेट से वो बच सके। इस सबसे बहुत दूर शहर में मेयर बाकी दोनों का धन्यवाद करता है और उपहार में कार देता और कहता है कि अपना ध्यान रखना। कार में टोमो कंप्लेन करते हैं कि योगरी गेम खेल रहा है और ड्राइव नहीं कर रहा। योगरी कहता है वो गेम खेलते वक्त हमेशा कार वॉल से टकरा
देता है, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर सकता। रियल लाइफ में भी टोमो रेडी हो जाती है ड्राइव करने के लिए और आत्मा बताती है कि उसके परिवार के पास सब कुछ ड्राइव करने का स्किल है, तो वो टेंशन ना ले। लास्ट सीन में हम एक खतरनाक मॉन्स्टर के सामने रियोको को देखते हैं जो टोमोको और योगिरी की क्लासमेट है और एक शानदार सामुराई है। वो जल्दी से मॉन्स्टर का सर आसानी से काट देती है, फिर अपने ग्रुप के साथ बेस पर वापस आती है जहां सब स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। रियोको के टेंट के पास पहुंचते ही उसे लगता है कि अंदर कोई है। वो अंदर जाती है और पूछती है यहाँ कौन है। एक लड़की कैरोल वहां दिखती है और बताती है कि वो रियोको का फोन वापस करने आई थी। रियोको पूछती है मेरा फोन कहाँ था। कैरोल कहती है मैंने चुपके से लिया था पर बैटरी खत्म होने वाली थी इसलिए वापस देने आई हूँ। रियो को हैरान होकर पूछते तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। कैरोल जवाब देती है मैं योगिरी को मॉनिटर कर रही थी। तभी रियो को फोन ऑन करती और शॉक में चिल्लाती है पहला दरवाजा खुल रहा है। टोमो योगिरी को जगाने की कोशिश करती है जब वो गाड़ी से गहरी घाटी से गुजर रही होती है। वो उसे गाड़ी चलाने के लिए मनाती है लेकिन योगिरी अभी भी सपने में है। सपने में वो उस पल को याद कर रहा है जब वो पहली बार आसाका से मिला था जो उसकी मुंह बोली माँ है। उस दिन आसाका एक शोध संस्था में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसने देखा कि उसमें एक शर्त लिखी है अगर इस काम की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वो शिकायत नहीं कर सकती। आसाका ये पढ़ के तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है परंतु उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा दिए जाते हैं। उसके मन में शक होता है कि ये किसी दुष्ट संस्था का अड्डा हो सकता है, लेकिन यूको जो इंटरव्यू ले रहा था उस बात को हल की तरह टालने लगता है। जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो आसाका अपने काम का विवरण पूछती है। यूको बताता है कि उसे बस एक राक्षस की देखभाल करनी है। आसाका इस बात से चकित हो जाती है। यूको समझाता है कि उसकी संस्था में श्रापित प्रयोग होते हैं। जब वो नीचे के तल में पहुंचती है तो देखती है कि चारों ओर अंधेरा है और दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है। यूको बताता है कि वो एक मंत्र है। आसाका पूछती है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। यूको बताता है कि अब से ये उसके काम करने का स्थल है। एक और लिफ्ट में जाते हुए यूको पूछता है कि क्या आसाका ने कभी अल्फा ओमेगा के बारे में सुना है। आसाका मना करती है तो वो बताता है कि इसका अर्थ है सब कुछ या अंत और यही वो परीक्षण है यानी एक्सपेरिमेंट किड जिसका आसाका को ख्याल रखना होगा। आसाका पूछती है क्या ये सब्जेक्ट मानव है या नहीं, लेकिन यूको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि उसे ने कभी देखा ही नहीं होता कि वो कौन है। बस इतना जानता है कि अल्फा ओमेगा केवल सोचकर किसी को भी मार सकता है। आसाका के लिए ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ऐसा कुछ राक्षस का ख्याल उसे रखना होगा, पर यूको बताता है कि ये संभव है क्योंकि आसाका के पास टीचर प्रमाण पत्र है। आसाका को समझ आ जाता है कि इसी वजह से उसे ये नौकरी मिली है। यूको समझाता है कि आसाका ने ये काम नहीं किया तो मानव जाति खत्म हो सकती है। ये भी बताता है कि उनका मानना है कि सिर्फ अल्फा ओमेगा को उचित शिक्षा देकर ही दुनिया का विनाश को रोका जा सकता है। आसाका कहती है कि इस काम के लिए अन्य लोग ज्यादा उपयुक्त हैं उसके, पर यूको कहता है कि वो इस पद के लिए सर्वोत्तम है और कोई नहीं। अंतिम तल पर पहुंचकर आसाका देखती है कि एक बड़ा सुरक्षा दरवाजा है। यूको बताता है कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता और उसे कुछ कागजात देकर शुभकामनाएं देता है भविष्य के लिए। आसाका अपने कार्ड से वॉल्ट खोलती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है देखती है कि उसकी कल्पना से अलग है। वो नक्शा फॉलो करती है और एक घर तक पहुंचती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तब उसे एक कमरे में कुछ आहट सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर आसाका देखती है कि अल्फा ओमेगा एक छोटा सा निर्दोष बच्चा है। ये देख आसाका गुस्से में सबको दोष देती है कि सब एक छोटे बच्चे से डरते हैं। वो बच्चे को बाहर ले जाकर कहती है कि सामान्य बच्चे की तरह खेलो। बच्चा हैरान होता है और अपनी एक उंगली उसके ऊपर तान देता है। आसाका को याद आता है कि ये बच्चा केवल सोचकर किसी को मार सकता है और वो डर जाती है। तब अचानक कुछ गिरने की आहट होती है। आसाका देखती है कि एक प्रकार का छाया प्राणी जो उसके साथ अंदर आ गया था वो मर चुका है। बच्चा बताता है कि ये एक राक्षस है जो उसे आए दिन मारने आते रहते हैं। आसाका उलझन में पड़ जाती है। बच्चा कहता है कि वो बाहर खेल लेगा पर कल से क्योंकि अब शाम होने को है। आसाका शांत होती है, बच्चे को उठाती है और अपना परिचय देती है। बच्चा बताता है कि लोग उसे अल्फा ओमेगा बुलाते हैं पर यहाँ आने से पहले उसे लॉर्ड ओकाकुशी कहा जाता था। बच्चा भूख लगने की बात करता है। तब आसाका समझ जाती है कि उसे इसके लिए भोजन का प्रबंध भी करना होगा। वो फ्रिज देखती है पर उसे पकाना नहीं आता। किचन में ढूंढते हुए उसे कप नूडल मिलते हैं और बच्चे को वो खिलाती है। बच्चा कहता है कि ये उसे पसंद आया। आसाका उसे देखती और सोचती है कि ये कुत्ते जैसा है और उसका नाम योगिरी रख देती है। बच्चा पूछता है क्या वो आसाका का पारिवारिक नाम ले सकता है। आसाका समझ जाती है कि उसे परिवार का अर्थ नहीं पता इसलिए उसे वो नाम लेने को दे देती है अपना। वो उसे हाथ मिलाना और नमस्कार करना सिखाती है। इसी बीच टोमो योगिरी को जगाती और बताती है कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है। वो कहती है कि योगिरी पूरे समय
सोता रहा। योगरी समझाता है कि पिछले शहर में उसने बहुत शक्ति खर्च की, इसलिए उसे नींद आ रही है। योगरी पूछता है कि हम राजधानी क्यों जा रहे हैं। टोमो हैरान होती है कि उसने ये प्रश्न पहले क्यों नहीं पूछा। योगरी बताता है कि उनका लक्ष्य जापान लौटना है और इसके लिए उन्हें शियोन से बात करनी होगी, लेकिन उनका मानना है कि बिना राजधानी जाए भी बात हो सकती है। टोमो कहती है कि उसके साथ ही सभी राजधानी जा रहे हैं। वो गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी टकरा जाती है। बाहर देखने पर उन्हें एक विशाल ड्रैगन मिलता है जो हमला करने को होता है, पर योगरी उसे मरने का आदेश दे देता है। टोमो सुकून महसूस करती है, पर तब देखती है कि और भी कई ड्रैगन आ रहे हैं। योगरी समझ जाता है कि ये उनका क्षेत्र है। ड्रैगन आग उगलने को तैयार होते हैं तो टोमो योगरी का हाथ पकड़कर कुछ करने को कहती है। योगरी उन सबको मरने का आदेश देता है, जिस वजह से ड्रैगन बारिश की तरह नीचे गिरने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा साया पड़ता है। जब वो ऊपर देखती है तो एक विशाल गोल्डन ड्रैगन उनके सामने होता है। टोमो घबरा जाती, पर योगरी कहता है कि उसे कोई मारने की इच्छा महसूस नहीं हो रही इस ड्रैगन से। फिर ड्रैगन कहती है कि तुम परीक्षा पास कर चुके हो और उड़कर चली जाती है। योगरी उसे पुकारता और कहता है कि अगर तुम समझ सकती हो तो तुमने हम पर हमला क्यों किया, लेकिन ड्रैगन जवाब नहीं देती और उड़ जाती है। और कुछ देर बाद पता चलता है कि ये विशाल ड्रैगन असल में एक छोटी लड़की है जो डर के मारे कांप रही है। योगरी से टोमो हैरान होती है, पर आत्मा बताती है कि अन्य संसार में ये आम बात है। योगरी पूछता है कि लड़की ने उन पर हमला क्यों किया। लड़की बताती है कि वो देख रही थी क्या तुम तलवार के महान गुरु से मिलने लायक हो। योगरी और टोमो दोनों इस बात पर उलझन में पड़ जाते हैं। लड़की पूछती है क्या तुम तलवार सेठ से मिलने आए हो, तो दोनों कहते हैं कि हमें इसमें कोई रुचि नहीं है, हमें तो बस राजधानी पहुंचना है। फिर छोटी लड़की कहती है यहाँ आने वाले लोग तलवार गुरु से मिलने लायक हैं या नहीं, इसकी परीक्षा होती है, पर हमारी जोड़ी इस बात पे रुचि नहीं रखती। लड़की उन्हें बताती है कि तलवार गुरु कितने महान हैं और वो एक सेज से टक्कर ले सकते हैं। ये सुनकर योगरी सोचता है कि शायद तलवार गुरु के पास उनके असली दुनिया में लौटने का कोई हल हो, लेकिन टोमो कहती है कि ऐसा होने पर वो अपनी राह से भटक सकते हैं, इसलिए उन्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। लड़की इस अवसर का उपयोग करके एक सौदा रखती है। वो उन्हें राजधानी तक ले जाएगी, पर पहले उन्हें तलवार गुरु से मिलना होगा। दोनों मान जाते हैं। फिर लड़की अपना परिचय एडेला के रूप में देती है। छोटी सी यात्रा के बाद वे एक स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां कई लोग तलवार गुरु का इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग गाड़ी में आने पर योगरी की शिकायत करते हैं। योगरी को उनके शब्द समझ नहीं आते तो एडेला समझाती है कि आज पवित्र राजा के योद्धा की चयन परीक्षा है। जो भी योद्धा जीतेगा वो तलवार गुरु का शिष्य बन सकता है, इसलिए सब यहाँ आए हैं। एक व्यक्ति कहता है कि वो गाड़ी से आकर अनुचित तरीके से आए हैं और इसलिए इन्हें परीक्षा से निकाल देना चाहिए। तब एक आवाज कहती है कि अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई, इसलिए कोई भी निकलने वाला नहीं है। तभी सब तलवार गुरु को देखते हैं जो एक वृद्ध पुरुष निकलता है। वो सबको पहली परीक्षा देता है, एक मृत्यु तक का युद्ध जिसमें सब लड़ेंगे जब तक वो सबको रुकने को ना कहे। टोमो को विश्वास नहीं होता, पर योगरी वृद्ध से पूछता है क्या वो जा सकते हैं। एडेला हैरान होती है। वृद्ध कहता है अगर कोई यहाँ से गया तो वो परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद सब एक दूसरे को मारने लगते हैं और योगरी और टोमो चुपचाप देखते हैं। तब एक समूह उन पर हमला करने आता है। योगरी के पास और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उन्हें मार देता है। तब एक अन्य युवा आता है जो कहता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। वो कहता है कि सब लोग तलवार गुरु के उद्देश्य को गलत समझ रहे हैं, पर यह परीक्षा तो बस ये जांचने की है कि कौन पवित्र राजा का योद्धा बनने लायक है। टोमो सोचती है कि ये व्यक्ति अच्छा है। शांत आत्मा कहती है कि ये एक निपुण योद्धा भी है। वो अनेक शत्रुओं से लड़ता है पर उन्हें मारता नहीं है। तब कुछ लोग योगरी पर जादूगरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगरी उन्हें मरने का आदेश दे देता है। युवा हैरान होता है पर सोचता है कि शायद वृद्ध ने नियम तोड़ने वालों को दंड दिया होगा और उसे समझ नहीं आता इस सब के पीछे योगरी का हाथ है। सब लड़ना छोड़ देते हैं। युवा उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहता है। अचानक एक घायल व्यक्ति मदद मांगता है। उसके पास एक इंद्रधनुषी पत्थर होता है। टोमो वो पत्थर उसके हाथ में रखती है। तब लड़का उस पत्थर को कुचल देता है और उसका शरीर फिर से जुड़ने लगता है। वो टोमो का धन्यवाद करता है ये सब करने के लिए। तब वृद्ध उन्हें बुलाता और कहता है कि अब कम लोग बचे हैं, इसलिए सब उनके साथ चलेंगे। इसलिए वो जंगल में प्रवेश करते हैं। टोमो सोचती है क्या करना चाहिए। अडेला विनती करती है कि वे रुकें। योगरी हैरान होता है क्योंकि अडेला तो सिर्फ उन्हें तलवार गुरु से मिलाना चाहती थी। अडेला समझाती है कि अगर उसके सिफारिश का व्यक्ति योद्धा बन गया तो वो उनकी सेविका बन जाएगी और बड़े आराम से योगरी को राजधानी तक पहुंचा सकती है। योगरी को ये जटिल लगता है पर सोचता है कि अभी तक उन्हें कुछ सूचना नहीं मिली, इसलिए उन्हें साथ चलना ही होगा। युवा लड़का अपना नाम रिक बताता है। पत्थर वाला
वाला अपना नाम लैन बताता है कि उसे अपने दोस्त के कारण यहाँ आना पड़ा। योगरी रिक से तलवार गुरु और पवित्र राजा के योद्धा के बारे में पूछता है। रिक बताता है कि पवित्र योद्धा देवताओं से लड़ते हैं जिन्हें उन्होंने कभी कैद किया था और जिन्हें वे राक्षस कहते हैं। वो बताता है कि एक शैतान 1000 वर्ष पहले आया था जिसे उस समय के पवित्र राजा ने सील कर दिया। योगरी सोचता है कि इतने समय बाद ये शैतान अब तक खतरा है या सभी के लिए। रिक बताता है कि उसके कुछ अनुयायी उसे हमेशा आजाद करने की कोशिश करते रहते हैं तो वो खतरा ही है। टोमो लेन से इंद्रधनुषी पत्थर के बारे में पूछती है। लेन बताता है कि ये क्षमा पत्थर है जो उसके बड़े घाव ठीक कर सकता है या किसी रैंडम वस्तु के लिए उपयोग हो सकता है। टोमो हैरान होती है। लेन बताता है कि उसका भाग्य इतना खराब है कि उसे हर रात नए पत्थर मिल जाते हैं। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। तब वे देखते हैं कि अन्य भागीदारी गायब हो गए हैं। एडेला कहती है कि ये एक अदृश्य आवरण है। फिर वे सब उसके अंदर जाते हैं और एक विशाल मीनार देखते हैं। आत्मा टोमो को कहती है कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो दुष्ट ऊर्जा महसूस कर रही है और तभी लेन उल्टी कर देता है। आत्मा बताती है कि वो ऊर्जा से प्रभावित हो गया है। टोमो सुरक्षित है क्योंकि वो आत्मा की सुरक्षा में है। योगरी चारों ओर देख रहा होता है तभी लेन पत्थर का उपयोग करके ऊर्जा से बचा पाता है। योगरी एडेला से पूछता है क्या वे अंदर जा सकते हैं पर एडेला वहां नहीं होती। रियो बताता है कि सिर्फ परीक्षा देने वाले अंदर जा सकते हैं। फिर वो मीनार में प्रवेश करते हैं और सीधा ऊपर तक चले जाते हैं जहां वृद्ध उन्हें नीचे देखने को कहता है जहां वो सब एक विशाल ऊर्जा गोला देखते हैं। वृद्ध बताता है कि ये संसार का अंत है। टोमो देखते हैं कि यहाँ राक्षस जम गए हैं जैसे युद्ध में जम गए हों। बीच में एक काला वस्त्र पहना पुरुष है और एक सफेद वस्त्र पहने नारी की तलवार दोनों के बीच अड़ी है। रिक बताता है कि ये पवित्र राजा और शैतान है। वृद्ध कहता है कि उसका काम इस जगह को सुरक्षित रखना है। तब एक लड़की फेडरिका चिल्लाती है कि ये सब खत्म हो जाएगा अगर वो ऊर्जा गोले को तोड़ दे। लेन उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये उसकी दोस्त है जिसकी वजह से वो यहाँ आया है। लड़की कहती है कि आज से वृद्ध का कर्तव्य हमेशा के लिए खत्म होता है। वो एक विशाल अग्निगोला अंदर फेंकती है लेकिन उसका हमला कमजोर पड़ता है। वृद्ध बताता है कि उस बैरियर के अंदर समय बहुत धीरे चलता है इसलिए तुम्हारा हमला 1000 साल बाद पहुंच पाएगा। तब वृद्ध एक और लड़की की ओर इशारा करता और कहता है कि वो परीक्षा के नियम बताएगी। लड़की बताती है कि उनका लक्ष्य छत से तल तक 24 घंटे में पहुंचना है। एक और लड़की पूछती है क्या वो सीधे कूद कर जा सकती है तो लड़की बताती है कि सबको नीचे जाने से पहले 100 अंक इकट्ठा करने होंगे। टोमो देखती है कि कुछ अन्य लोग भी शामिल हो गए हैं पर ध्यान नहीं देती। वो सोचती है कि क्या योगरी अपनी शक्ति से अंधेरे के देवता को मार नहीं सकता लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि योगरी के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है तो वो ऐसा क्यों करेगा। जब वो उसे देखती है तो योगरी परेशान लगता है। तब वो टोमो को बताता है कि उसने अंधेरे का स्रोत खत्म करने की कोशिश की और पता चलता है कि उसने अंधेरे के देवता को गलती से मार दिया। कहानी आगे बढ़ती है और वो लोग फैसला करते हैं कि टावर के अंदर जाकर नीचे तक पहुंचेंगे और बाहर निकल जाएंगे और बाकी लोग उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करते हैं पर लेन की सहेली उसे रोक लेती है। वो उससे अपने विशेष पत्थर मांगते ताकि अपनी जादुई शक्ति वापस पा सके। लेन उसे एक पत्थर देता और बताता है कि वो सिर्फ उसके हाथ में काम करेगा तुम्हारे हाथ में नहीं। जब वो लड़की उसे नहीं चला पाती तो गुस्सा होकर पत्थर फेंक देती और कहती है कि तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम किसी काम के ही नहीं हो। रिक उन सब को आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो कई लोग बेहाल मिलते हैं। रिक कहता है कि टावर राक्षसों और जालों से भरा होगा लेकिन क्योंकि वो सबसे पीछे थे इसलिए आगे जाने वाले लोगों ने रास्ता बना दिया तो आगे जाना वो उनके लिए आसान होगा। वो कहता है कि अभी भी मिसिंग ट्रैप से बचो पर लेन तुरंत एक ट्रैप पर पैर रख देता है इसलिए भाला उसके आर पार हो जाता है पर वो क्रिस्टल से तुरंत अपने आप को ठीक कर लेता है। ये देख के टोमो से सलाह देती है कि क्रिस्टल अपने हमेशा हाथ में रखो। ये बात सुन के लेन कपड़े का टुकड़ा बांधकर क्रिस्टल अपने हाथ में बांध लेता है और उसका आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो सबके आगे चलने लगता है। रिक के रोकने पर भी वो एक दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और बस लेन की चीख और पुकार सुनाई देती है। सब जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देते हैं तो एक लड़की उन्हें अंदर मिलती है वो भी नौकरानी की पोशाक में। रिक उसे तुरंत पहचान लेता है कि वो टेरेसा है। रिक पूछता है कि क्या हो रहा है। टेरेसा कहती है कि ये तो पॉइंट कमाने का दूसरा तरीका है। रिक समझ नहीं पाता कि टेरेसा ट्रायल में
क्यों है जबकि वो पहले से ही एक नाइट थी। टेरेसा बताते हैं कि नाइट की जगह से हटा दिया गया है उसको क्योंकि उसने गलती से बहुत लोग मार दिए थे, इसलिए अब वो दोबारा ट्रायल में नाइट बनने आई है। ये सुन के रिक सबको भागने को कहता है पर टोमो देखते है कि कमरा पतली तारों से भरा हुआ है और भागना नामुमकिन है। टेरेसा टोमो की तेज नजर को पहचान लेते और कहते हैं कि अफसोस वो बच नहीं पाए। रिक फैसला करता है कि वो टेरेसा को रोकेगा ताकि योगरी और टोमो बच के निकल सके। टेरेसा गुस्सा हो जाती है और तारों से हमला करती है। वो कहती है कि होली नाइट का नाइट दुनिया में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। टोमो देखती है कि रिक पूरी कोशिश से बचाव कर रहा है पर टेरेसा तो सिर्फ खेल रही है। तब योगरी लड़ाई का पूरा मजा बिगाड़ देता है और सीधा आदेश देता है मर जा, और तुरंत टेरेसा गिर कर मर जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। योगरी तुरंत बात बदल देता है और पूछता है कि क्या हाथ लेन का है। टोमो अपनी घबराहट के बाद ढूंढती है और लेन को जमीन पर पाती है जो मरने के करीब है और क्रिस्टल मांग रहा है। सब आगे बढ़ते हैं और जल्द ही 98वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की बताते है कि यहाँ सबके लिए आराम का क्षेत्र है और ये एक सेफ जोन है। योगरी कहता है कि ग्रुप को अब अलग हो जाना चाहिए क्योंकि आगे ऐसे ट्रायल आ सकते हैं जहां एक दूसरे को मारना पड़े। रिक सहमत होता है और कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि ट्रायल इतना कठोर और कठिन होगा। वो पूछता है क्या सब सुरक्षित रहेंगे तो योगरी कहता है जब तक वो टोमो के साथ है वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। लेन कहता है कि वो मध्य रात्रि तक रुकेगा ताकि अपने बाकी क्रिस्टल पा सके। रिक अलविदा कहता है और लेन भी आराम करने के लिए कमरा ले लेता है। टोमो और योगरी अकेले बच जाते हैं। योगरी पूछता है क्या वो आराम करना चाहती है पर मुसीबत ये है कि बस एक ही कमरा खाली बचा है। योगरी कमरा खोलता है और देखता है कि उसमें एक ही बिस्तर है। टोमो याद दिलाती है कि उसकी पूर्वज आत्मा हमेशा उसके साथ रहती है तो डाटा ट्रांसफर करने के बारे में सोचना भी मत। पर आत्मा कहती है वो दीवार में छुप जाएगी और टोमो और योगरी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये सुन के टोमो की बेचैनी बढ़ जाती है जब वो देखते है कि योगरी सीधा कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट जाता है। गंदा मत सोचो गंदे लोग, वो सीधा सो जाता है। इतना थक जाता है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते करते। टोमो सोचती है ये लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है। दूसरी तरफ लेन अपने कमरे में क्रिस्टल का इंतजार कर रहा है। वो खुश है कि वो 15 बार मरने के बाद भी अभी तक जिंदा है। मध्य रात्रि होती है और उसे क्रिस्टल मिलता है लेकिन 10 के बजाय 100 मिलते हैं विशेष घटना के रूप में जिसमें निश्चित रेयर वस्तु उसे मिलती है। वो सोचता है कि इस बार उसे बहुत ही अच्छा हथियार मिलेगा पर एक लड़की आती है। वो देखता है कि ये तो वो देवी है जिसने उसे इस दुनिया में भेज दिया था। देवी कहती है कि वो सिर्फ देखने आई है कि क्या हो रहा है। फिर वो बताती है कि लेन का चेक पॉइंट अपडेट कर दिया गया है और वो अगर मरेगा तो उसी कमरे में वापस आएगा। उधर स्वॉर्ड मास्टर ट्रायल का हाल पूछता है। लड़की कहती है कि वो चिंतित है क्योंकि मरे हुए लोगों की आत्मा का हिसाब सही नहीं आ रहा। बुड्ढा कहता है कि फिक्र मत करो, अभी भी इतनी काफी है कि दूसरा बैरियर अभी भी बनाए हम रख सकते हैं। तब किसी अन्य जगह एक लड़की एक लड़के से लड़ रही होती है। लड़का कहता है कि वो सेज नहीं बनना चाहता। लड़की कहती है कि अगर इनकार करोगे तो उसे मरना पड़ेगा। वो उसकी शक्ति नापती है और कहती है कि भगवान ने उसे शक्ति दी है। लड़का कहता है कि वो सिर्फ उसे देखकर उसका नाम जान सकता है। फिर वो जादुई टेंटिकल से हमला करता है पर लड़की बस कुछ शब्द बोल के उसे मिटा देती है। लड़का घबरा जाता है, दूसरा मन चढ़ाता है पर वो लड़की उसकी नकल करके उसे भी मिटा देती है। लड़का समझ नहीं पाता ये उसका जादू उपयोग कैसे कर रही है। लड़की कहती है कि वो जो कर सकता है मैं भी वो कर सकती हूँ। अंततः जब उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं बचती तो लड़का तलवार निकालता है। लड़की देखती है कि तलवार का भाग्य अंक बहुत उचित है इसलिए वो तलवार तोड़ नहीं सकती। फिर लड़का हमला करता है पर लड़की बच जाती है और उसका सर छुरी से काट देती है। तब छुरी बोलती है उसे एक नया कार्य मिला है, हाना भूसा जाकर योगरी और टोमो को मारो। लड़की सोचती है कि सेज कैंडिडेट से निपटना कितना परेशान करने वाला काम है और चल पड़ती है। तब एक आवाज आती है रुक जाओ, वो फैटसो है, पहले वाला मोटा लड़का। वो बताता है कि दूसरे आदमी ने उसे जंगल से बचाया था और अब उस आदमी के मरने के बाद मोटे के पास कोई जगह नहीं है जाने की, इसलिए वो उस लड़की का सेवक बनने की इच्छा व्यक्त करता है। तब तक टावर में स्प्रेड दोनों में से एक को उठने के लिए कहती है। टोमो सबसे पहले आंख खोलती है और देखते है कि योगरी अभी भी सपने में है। वो तुरंत उठती है और स्प्रिट मदद मांगती है। टोमो देखते है कि स्प्रिट का शरीर दीवार में अटका है। वो घबराकर पूछती है कि क्या हो रहा है। स्प्रिट बताती है कि उसने देखा योगरी नींद में टोमो को जोर से थामे हुए इसलिए वो उन्हें थोड़ा अकेलापन देना चाहती थी पर उत्सुकता में दीवार से झांकने लगी और फंस गई। टोमो शिकायत करने लगती है पर स्प्रिट
बताती है कि ये टावर मरे हुए लोगों की आत्मा एक जगह खींच रहा है, इसलिए दीवार और फर्श उसे अंदर खींच रहा है और वो जल्दी मर जाएगी। तब योगरी जागता और स्पिरिट उससे मदद मांगते। योगरी टावर के इस खींचने वाले शक्ति को मारने का प्रयास करता है, पर स्पिरिट लगभग पूरी तरह खींच ली जाती है। टोमो उदास होकर अपनी पूर्वज को अलविदा कहती है। तब योगरी दीवार को छूकर अपना लक्ष्य का पता लगाता है और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे मार देता है, और स्पिरिट बचकर बाहर निकल आती है और कहती है कि ये टावर सब आत्माएं क्यों इकट्ठा कर रहा है। योगरी जल्दी समझ जाता है कि पूरे परीक्षा का ये एक गुप्त उद्देश्य है। वो टोमो से कहता है कि तैयार रहे, क्योंकि अब वो बिना पूछे विरोधियों को मार देगा। टोमो उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसा ही करता था। योगरी बताता है कि वो हत्या से जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा था, पर अब अन्य भागीदारी खुद उनका शिकार करेंगे तो उसे रुकना नहीं है। टोमो कहती है, ये बात तुमने देरी से बोली, क्योंकि मैंने तो पहले ही इस बात के लिए तैयारी कर ली थी। पर वो ये भी कहती है कि योगरी को थोड़ा संयम रखना चाहिए और ज्यादा लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये सुन के योगरी शर्मा जाता और कहता है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए दोनों भोजन मंगाते हैं। इधर दूसरी लड़की घाटी में पहुंचती है, जहां वो सुनहरे ड्रैगन देखती है। फैट्सो से भागने को कहता है, क्योंकि वो अपनी नकारात्मक कला से ड्रैगन को नहीं हरा सकती। लड़की सोचती है ये तो आसान है, क्योंकि इतना बड़ा ड्रैगन उड़ नहीं सकता। अचानक ड्रैगन गिर पड़ता है। लड़की बताती है कि उसकी कला ये है कि वो किसी भी घटना को बदल सकती है, बस उसे विश्वास होना चाहिए। पर जिनकी भाग्य शक्ति ज्यादा है उन पर इस शक्ति का प्रभाव वो नहीं डाल सकती। तब ड्रैगन उठकर फैट्सो का हाथ काट लेता है, पर लड़की उसका सर उड़ा देती है। अचानक एक एग्रेसर आता है जो ड्रैगन की सूचना अपने अंदर खींच लेता है और भाग जाता है। तब लड़की दूर एक टावर देखती है और सोचती है कि योगरी तक पहुंचने का ये एक रास्ता है, पर फैट्सो मना करता है कि वो योगरी के हाथों मर जाएंगे, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। इधर योगरी और टोमो टावर में आगे बढ़ रहे होते हैं। योगरी सोचता है कि सिर्फ सब ट्रैप मार देना अन्याय होगा। तब अचानक एक आदमी सामने आता और कहता है कि धोखा मत दो। वो बताता है कि उसने ये टावर बनाया है और कहीं भी यहाँ आ जा सकता है। टोमो शिकायत करती है, ये भी तो धोखा हुआ। वो आदमी कहता है कि उसने कठिन मेहनत से ये पहेलियां बनाई थी और योगरी सब बिगाड़ रहा है। योगरी कहता है कि वो सिर्फ बाहर जाना चाहता है, पर आदमी मना कर देता है। वो बताता है कि ये टावर एक बाधा है जो अंधकार देव को बंद करता है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता। योगरी समझौता करने की कोशिश करता है कि अगर वो बाहर जाने दे तो कुछ नहीं करेगा। वो आदमी विश्वास नहीं करता और कहता है कि योगरी शायद अंधकार देव का साथी हो। फिर वो अपना परिचय गिलासिया जो एक उच्च जादूगर के रूप में देता है। ये सुन योगरी सीधा कहता है, मर जाओ। टोमो चौंक जाती है, पूछती है क्या वो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। योगरी कहता है, वो हमें मारने वाला था, इसलिए आगे बढ़ो। तभी तलवार का स्वामी टावर में कई चेतावनी देखता है कि आत्मा का पाथ तोड़ दिया गया है और सभी ट्रैप बिना सक्रिय हुए टूट रहे हैं। दूसरी ओर रिक 100 अंक प्राप्त करता है और आगे देखता है। वो देखता है कि ले अपने मित्र के साथ वहां है। ले बताती है कि वो लेन की मदद कर रही है, जिसके 0 अंक है। वो आग की दीवार बनाकर उसे अन्य खिलाड़ियों से लड़वा रही है। लेन एक खिलाड़ी को मार देता है और रिक देखता है कि वो पहले से मजबूत हो रहा है। तब तक हमारी जोड़ी एक बड़े अरीना में पहुंच जाती है, जहां 2 लोग लड़ रहे होते हैं। एक सिंहासन पर एक आदमी बैठा है और उसके आजू बाजू 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। वो खरगोश लड़की से कहता है, तुम्हारा दुश्मन के हमले बहुत कमजोर है। खरगोश सोचते है कि वो उसका हौसला बढ़ा रहा है। टोमो युद्ध देखती है और स्पिरिट पूछती है क्या करना है। योगरी कहता है कि ये लड़ाई उनसे संबंधित नहीं है, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। टोमो देखती है कि दरवाजा उस आदमी के पीछे। वो आदमी दुश्मन को गंभीर होने को कहता है। तब दुश्मन अपनी असली शक्ति दिखाती है कि वो अर्ध राक्षस है, यानी हाफ डीमन। वो कहती है कि तलवार के स्वामी को अपनी पहचान मिलने से पहले वो इस लड़ाई को समाप्त करेगी, इसलिए वो अपनी पूरी जादुई शक्ति को तलवार से जोड़कर खरगोश पर हमला करती है। पर खरगोश अपनी तलवार गिराकर मुक्केबाजी करने लगती है। टोमो सोचती है कि ये खबर खत्म नहीं होगा। योगरी सिंहासन पर बैठे आदमी से रास्ता देने को कहता है। आदमी पूछता है, तुम कौन हो। योगरी कहता है, हमें रोको मत, नहीं तो निपट जाओगे। आदमी मना करता है क्योंकि उसके सस्यों का अंग अभी कम है। योगरी कहता है, हमें अंकों में दिलचस्पी नहीं है, हमें बस बाहर जाना है। आदमी कहता है, मुझे परीक्षा पसंद आई, इसलिए कोई नहीं बच सकता। योगरी दूसरी लड़की से पुष्टि करता है और वो कहती है कि तुम चाहो जो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सिंहासन पर बैठा आदमी सोचता है ये मौका है तीनों को लड़ते हुए देखने का और कहता है कि अगर योगरी जीतेगा तो वो रास्ता देगा। ये बात सुन टोमो घबरा जाती है और कहती है कि योगरी की वार्तालाप कला बहुत खराब है, यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही नल्ली है। योगरी कहता है कि बाकी लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है तो मैं क्या करूं। अर्ध राक्षस लड़की चकित होती है कि खरगोश बहुत शक्तिशाली है। आदमी कहता है कि ये तो उसकी सबसे कमजोर शिष्या है। फिर वो अपनी दोनों लड़कियों का परिचय देता है और कहता है कि वो अर्ध राक्षस और टोमो को अपने पास रखना चाहता है। फिर वो अपनी लड़कियों को आदेश देता है कि योगरी को मार दो और बाकी दोनों को जिंदा रखो।
पर योगरी के आदेश से सब तुरंत गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जीतने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं पर वो आदमी पर कुछ करने वाला होता है, तब योगरी उसे भी मार देता है। टोमो सब समझ जाती है पर चुप रहती है। जब वो बाहर जा रही होते हैं, अर्ध राक्षस लड़की पूछती है क्या योगरी ने सबको मारा? योगरी हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर लड़की विनती करती है कि उसकी मदद करो। योगरी असमंजस में पड़ जाता है। टोमो कहती है कि कम से कम उसकी बात तो सुन लो। वो आधी राक्षस यानी हाफ डीमन लड़की अपना नाम थियो बताती है और अपनी बहन को ढूंढने में मदद मांगते हैं क्योंकि उसे खबर मिली थी कि स्वॉर्ड मास्टर ने कुछ हाफ डीमन को यहाँ पकड़ के रखा है। योगरी ने पहले ही बैरियर और ट्रैप तोड़कर स्वॉर्ड मास्टर को अपना शत्रु बना लिया है, इसलिए वो थियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात रिक, लैन और फेडरिका से होती है। फिर वो सभी स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि बहुत कम लोग जीवित बचे हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर को अपने सेवक से खबर मिलती है कि पहला बैरियर टूट गया है और जल्दी दूसरा बैरियर भी टूटने वाला है। इतना सुनते ही उनके पास डीमन ऑर्गेन आता है जो स्वॉर्ड मास्टर से डार्क गॉड को अनसील करने का रास्ता पूछता है। जब स्वॉर्ड मास्टर कुछ नहीं बताता, वो एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट को मारने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर योगरी सभी को नीचे के फ्लोर में ले जाता है थियो की बहन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो डीमन को मारकर स्वॉर्ड मास्टर की नजर में नहीं आना चाहता। पर रिक का ग्रुप लड़ने का फैसला करता है। फेडरिका लाइट बीम से ऑर्गेन पर हमला करती है लेकिन वो आसानी से रोक लेता है। तभी डीमन ल्यूट भी वहां आ जाता है जो फेडरिका के स्टाफ और उसके हाथ को कैंडी में बदलकर खाने लगता है। रिक ल्यूट से लड़ता है और लैन को कहता है कि फेडरिका को सुरक्षित रखे। तभी लैन को लकी ड्रॉ करने की सूचना मिलती है और इस बार वो गॉडेस को समन करता है जो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है डीमन को मारने में। लेकिन लैन की बुरी किस्मत, क्योंकि गॉडेस डीमन लोगों के साथ ही मिल जाती है। छी छी छी। तब तक योगरी लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ एक बैरियर लगा होता है। योगरी उसे तोड़ने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसने बैरियर को तोड़ दिया तो शायद थियो के लोग भी मर सकते हैं जिनकी मैजिक शक्ति से ये बैरियर बना है। तभी बैरियर अचानक टूट जाता है। वो सब नीचे के रूम में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि हाफ डीमन को ग्लास ट्यूब में रखकर उनकी मैजिक शक्ति स्वॉर्ड मास्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। पर खुशी की बात होती है कि थियो की बहन वहां नहीं होती। फिर थियो ट्यूब में पड़े लोगों को मारकर उन्हें इस कष्ट से मुक्त करती है और फैसला करती है कि वो खुद अपने हाथों से स्वॉर्ड मास्टर को मार के इन लोगों का बदला लेगी। ऊपर लैन अपनी बुरी किस्मत को कोसता है। ये सब देखकर स्वॉर्ड मास्टर फैसला करता है कि उसके मरने के बाद रिक अपने आप नया स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा। लेकिन थोड़े समय खरीदने के लिए गॉडेस को लैन बातों में उलझा देता है। वो पूछता है कि वो डीमन के साथ क्यों मिल गई है। तब गॉडेस बताते हैं कि डार्क गॉड उसका प्रेमी है और उसे आजाद करने के लिए उसने कई लोगों को भेजा था, पर स्वॉर्ड मास्टर ने सबको मार दिया। इसलिए उसने इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत वाले को भेजा जो और कोई नहीं लैन था। तभी योगरी लोग भी वहां आ पहुंचते हैं। फिर गॉडेस बैरियर के कोर हार्ट को क्रश करके उसे तोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि बैरियर बनाने वाला और गॉडेस किलर को योगरी ने पहले ही गलती से मार दिया था, इसलिए अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। पर जैसे ही बैरियर टूटता है सब हैरान रह जाते हैं कि डार्क गॉड तो पहले से ही निपट चुका है लेकिन डिवाइन किंग अभी भी जिंदा थी। इतने में अचानक एक एग्रेसर आता है जो गॉडेस को घायल करके वहां से भाग जाता है। उसकी हीलिंग करता है पर अपने लवर के मरने के गम में गॉडेस बिल्कुल पगलैट हो जाती है। डीमन ऑर्गेन को समझ आता है कि अगर वो बहुत सारे ह्यूमन को सैक्रिफाइस करे तो शायद उसका मास्टर डार्क गॉड वापस जीवित हो सकता है, इसलिए वो सभी डीमन को ऑर्डर देता है कि ह्यूमन को सैक्रिफाइस करें। पर योगरी अपनी डेथ एबिलिटी से एक ही पल में सभी अटैक करने वाले डीमन को मार देता है, लेकिन वो पागल हो चुकी गॉडेस को नहीं मारता क्योंकि वो योगरी को मारने नहीं आ रही थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर थियो अपने हाथों से स्वॉर्ड मास्टर को मार के अपने लोगों का बदला आखिरकार ले ही लेती है। फिर वहां आओई की एंट्री होती है जो मोटे डायमंड के साथ आती है और रिक से योगरी के बारे में पूछती है। अपनी स्किल से रिक को स्कैन करके वो बताती है कि नया स्वॉर्ड मास्टर बनने के बाद वो अपनी होली स्वॉर्ड से आराम से पगलैट गॉडेस को मार सकता है और रिक ऐसा ही करता है। जब आओई डायमंड से योगरी के बारे में पूछती है और उसकी पावर को अपनी स्किल से मेजर करती है तो वो उल्टी करने लगती है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि योगरी दुनिया का अंत है। इसलिए वो बहाना बनाते हैं कि वो मोटे को योगरी के पास लेके आई है क्योंकि वो सभी क्लासमेट है और फिर वहां से दुम दबा के भाग जाती है। ये सब खत्म होने के बाद रिक थियो से पूछता है कि उसने स्वॉर्ड मास्टर को क्यों मारा। योगरी कहता है वो नीचे के फ्लोर में जाकर देखे कि थियो ने सिर्फ अपने लोगों का बदला लिया है और कुछ नहीं। रिक कुछ कहने ही वाला होता है पर डिवाइन किंग को पता होता है कि डार्क गॉड और सभी डीमन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि योगरी ही है, इसलिए वो योगरी को डार्क गॉड को मारने के लिए धन्यवाद करती है। रिक ये सुनने के बाद कोई सवाल नहीं करता और सब अपने अपने काम से कैपिटल जाने का फैसला करते
हैं, लेकिन योगरी उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो सिर्फ टोमो के साथ अकेले ट्रैवल करता है। रिक उन्हें 2 पेंडेंट देता है जो उन्हें रॉयल कैपिटल में काम आएंगे और सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थियो की बहन के बारे में टोमो और योगरी ने रास्ते में किसी टाउन में सुना होता है तो थियो उसे ढूंढने उस तरफ निकल पड़ती है, पर कोई भी डायमंड को साथ नहीं ले जाता। तभी वहां ल्यूट आता है और डायमंड से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। सीन सियोन पर आता है जो अपने सेवक कम और लवर ज्यादा से सुनकर परेशान होती है कि आओई योगरी से मिलने के बाद गायब हो गई है। योगरी के बारे में ज्यादा जानने के लिए सियोन उसके वर्ल्ड के साइंटिस्ट को समन करती है। साइंटिस्ट ये जानकर बहुत खुश होता है कि उनकी दुनिया को खत्म करने वाले लड़के को किसी ने यहाँ बुला लिया, पर उसकी बुरी किस्मत के कारण वो योगरी की पावर से तुरंत मार दिया जाता है। ये सब देखकर सियोन भी डर जाती है और समझ नहीं पाती कि योगरी असल में है क्या। जिसके बाद सीन सबसे पहले मरने वाली आयाका नाम की लड़की पर आता है जो असल में एक रोबोट होती है। ये बात उसे अपनी एआई से पता चलती है। वापस जिंदा होने के बाद आयाका अपने क्लासमेट को मारकर बदला लेने का फैसला करती है जिनकी वजह से वो पहले मारी गई थी। सबसे पहले वो मरे हुए ड्रैगन को खाकर अपने आप को रिकवर करती है। उसके बाद सीन आसाका पर आता है। उसे खाना बनाना नहीं आता इसलिए वो सब कुछ बेकार और जला हुआ बनाती है, पर तब भी योगरी को आसाका के बनाए खाने की तारीफ करनी पड़ती है। इसके बाद आसाका को योगरी को बेसिक लिखना और पढ़ने का काम कराना पड़ता है। जब योगरी पढ़ रहा होता है तब वहाँ डिलीवरी रोबोट आती है जो कोई भी सामान ला सकती है, तो आसाका उससे गेमिंग कंसोल, टीवी और एक कुत्ता और बहुत सी चीजें लाने को कहती है। उसके बाद आसाका योगरी को बाहर लेके आती है और हर बार देखकर हैरान होती है कि ये लोग अंडरग्राउंड होते हुए भी दिन और रात का मजा ले सकते हैं। फिर आसाका जब अपनी मंथली रिपोर्ट देने यूको के पास आती है तो यूको से इतने दिनों तक काम में रुके रहने के लिए कांग्रेट्स करता है, लेकिन जब आसाका और लोगों को मदद के लिए हायर करने को कहती है तो यूको मना कर देता है क्योंकि जो भी लोग योगरी के पास जाते हैं वो तुरंत मार दिए जाते हैं, इसलिए कोई भी आसाका की मदद के लिए नहीं आएगा। आसाका को इस जॉब में पैसे तो अच्छे मिलते हैं पर वो ज्यादा खुश नहीं होती। ये सुनकर यूको कहता है सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम बाहर भी जा सकती हो छुट्टी लेके और योगरी के खाने पीने का ध्यान रोबोट रख लेगी। ये सुनते ही आसाका तुरंत छुट्टी लेकर वेकेशन पर चली जाती है। वो बहुत शॉपिंग करती है और मजे भी करती है, लेकिन एक दूसरी एजेंसी के द्वारा पकड़ ली जाती है जिसका काम दुनिया खत्म करने वाली किसी भी चीज को खत्म करना होता है। आसाका के आसपास ना होने पर योगरी उदास हो जाता है। जब उसे रोबोट गर्ल से पता चलता है कि आसाका वेकेशन पर गई है तो वो भी वहां जाने का फैसला करता है, पर बिना कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो कंट्रोल रूम में सभी लोगों को मारकर बाहर जाने का गेट ओपन करने को कहता है और जो भी व्यक्ति इस काम में बाधा डालने की कोशिश करता है वो मार दिया जाता है। कुछ समय बाद यूको से योगरी को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन ने आसाका को बंदी बना के रखा है, पर उसे वापस लाने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पावरफुल है। इसलिए योगरी खुद आसाका को वापस लाने का फैसला करता है, पर बदले में यूको से कहता है मैंने यहाँ जितने लोगों को मारा उनके बारे में आसाका को नहीं बताना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जाकर योगरी सभी का काम भारी कर देता है और जो लोग चुपके से उसे मारने की सोच रहे थे वो योगरी की पावर के कारण ऑटोमेटिकली मार दिए जाते हैं। तभी अपनी जान बचाने के लिए एक लड़की योगरी को धमकी देती है कि अगर वो उसे मारेगा तो वो आसाका को मार देगी, पर योगरी उसे आसानी से मार देता है और आसाका के साथ घर जाने लगता है। आसाका बाहर का सीन देखकर डर जाती है, पर योगरी को किसी तरह का मॉन्स्टर नहीं समझती। घर लौटने के बाद यूको आसाका को बताता है कि अल्फा ओमेगा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया है, इसलिए अब तुम ये जॉब छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर आसाका अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर योगरी के पास कोई अपना नहीं होगा तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर जल्दी उसे याद आता है कि वो अपने पैसे डिस्ट्रॉय हो चुकी ऑर्गेनाइजेशन में भूल कर आ गई है। प्रेजेंट में मोको मोको कहती है टोमो तुम्हें इस लड़के के साथ शादी करके डाटा ट्रांसफर करना है ना। टोमो कहती है मुझे तो करना है पर योगरी को करना है या नहीं वो नहीं पता। तभी वो रॉयल कैपिटल में आ जाते हैं। रॉयल गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। तब योगरी कहता है हम शेष कैंडिडेट है जिसे शेष सियोन ने एग्जाम देने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही गार्ड उनके गिफ्ट चेक करते हैं। होटल वाली सेलेस्टीना ने उन पर ऐसा मैजिक कास्ट किया था कि अब स्कैन होने पर सभी को दिखेगा कि उनके पास भी कोई गिफ्ट है, पर अभी भी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। तब योगरी रिक का दिया हुआ पेंडेंट निकालता है जिससे सब नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली का पेंडेंट था। तभी वह रॉयल फैमिली का सबसे छोटा सदस्य डेविड आता है और कहता है रिक अब स्वॉर्ड मास्टर बन गया है और उसने
तुम्हें ये दिया है। इसका मतलब ये है कि तुम डिवाइन किंग के नाइट हो। अगर तुम असल में नाइट हो तो अपनी होली शॉट दिखाओ, या अगर वो नहीं है तो मुझसे फाइट करके मुझे हराओ। योगरी को सिर्फ लोगों को मारना आता है, इसलिए टोमो अपनी मार्शल आर्ट से डेविड से लड़ती है और कुछ ही समय में उसके मेन पॉइंट पर मारकर डेविड को हराकर जीत जाती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं, जहां डेविड उन्हें गाइड करता है, बताता है कि कैपिटल की वॉल में बहुत फेमस विजार्ड ने मैजिक बैरियर लगाया है। योगरी को उस विजार्ड का नाम याद आता है और वो रियलाइज करता है कि उसने गलती से उस विजार्ड को पहले ही निपटा दिया है। कैपिटल के अंदर आने पर उन्हें डेविड से पता चलता है कि एक और डार्क गॉड कैपिटल के नीचे सील है, जिसके चिटले पिटले बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ बहुत से पावरफुल लोग उन्हें मारने नीचे के फ्लोर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद योगरी डेविड को और आगे रास्ता बताने से मना कर देता है और उसे जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब दोनों अपने क्लासमेट से मिलने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें डिसाइड करना होगा क्या वो उन्हें माफ करेंगे या नहीं, क्योंकि सभी लोग ने उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। सभी के सामने आने के बाद उनके सामने मानी किंगडम का किंग आता है, जो सभी से कहता है कि सेज कैंडिडेट से एक रियल सेज बनने के लिए उन्हें एक ग्रेट अचीवमेंट वाला काम करना होगा। सीनियर नाम का लड़का किंग से मुंह चलाने लगता है तो किंग उसकी उंगलियां काट देता है। सभी हैरान होते हैं कि सीनियर के गिफ्ट ने उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा। सीन सियोन पर आता है, जो आओई से मिलने आती है। आओई गुस्से मुझसे कहती है, तुमने जिस योगरी को बुलाया है ना, वो ह्यूमन नहीं दुनिया का अंत है। आओई की तलवार से सियोन को योगरी की सभी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है और ये सब बात तलवार को मोटे डायमंड ने बताई होती है। फिर हम डायमंड को देखते हैं, जो ल्यूट को बता देता है कि योगरी के पास कैसी शक्ति है। डायमंड की बातों पर ल्यूट को पूरा विश्वास तो नहीं होता, पर उसका ये विचार है कि अपने मास्टर की बहन को अनसील करके योगरी से बदला लेना। लेकिन उसके मास्टर की बहन बहुत अजीब है, इसलिए मास्टर ने उसे रॉयल कैपिटल के नीचे सील करके रखा था। ल्यूट को नहीं पता योगरी कैसा दिखता है, इसलिए वो डायमंड को अपना गाइड बनाकर साथ ले जाने का फैसला करता है और वो ऐसा मैजिक कास्ट करता है जिससे उनकी असली पहचान का पता किसी को ना चले। उधर रॉयल कैपिटल में राजा सभी को बताता है कि सबको महान उपलब्धि पाने के लिए नीचे के 7वें तल पर जो डार्क गॉड है उसे मारना होगा। वो ये भी कहता है कि रॉयल फैमिली के पास गिफ्ट को कमजोर करने की शक्ति है, तो ज्यादा ची चपाट नहीं करना हम लोगों से। ये धमकी देकर वो वहां से चला जाता है। फिर सबको पता चलता है कि टोमो और योगरी अभी भी जीवित हैं। याजाकी को अभी भी उन दोनों को मरने के लिए पीछे छोड़ने के निर्णय में कोई समस्या नहीं लगती। इस बात से टोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहां सोरा आती है, जो याजाकी को हटाकर क्लास की नई नेता बन गई है और टोमो से कहती है कि सबको एक साथ रहना चाहिए ताकि सब सुरक्षित रहें। पर लड़कियां अपने कमरे में चली जाती हैं, लड़के अपने कमरे में। यहाँ टोमो को कुछ लड़कियों से 3 ठरकी लोगों के बारे में पता चलता है। तभी उनके पास कैरल और रियोको आती है और कहती है, हमें योगरी के पास ले चलो। सीन योगरी पर आता है, जिसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है, जिसमें से एक लड़के की क्लास बुक रीड करना है और दूसरे की कुक। तभी वहाँ फुकाई नाम का लड़का योगरी से मिलने आता है। फुकाई के पास भी योगरी की तरह शक्ति है, पर कमजोर वाली, और उसे योगरी की असली शक्ति के बारे में पता है जो अब तक योगरी ने प्रकट नहीं की। उसके जाने के बाद टोमो बाकी दोनों लड़कियों से योगरी को मिलाने लाती है। रियोको तो बिना किसी गलती के भी योगरी से क्षमा मांगने लगती है, क्योंकि उसका फर्स्ट गेट ओपन हो गया, इसलिए योगरी किसी को भी पूरी दुनिया में कहीं से भी निपटा सकता है। फुकाई, रियोको और कैरोल अलग अलग संगठन से योगरी पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे। फिर वो दोनों बताते हैं कि याजाकी सभी स्टूडेंट को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, तो सोरा ने अपना गिफ्ट का उपयोग करके सभी परेशान करने वाले लोगों के गिफ्ट की शक्ति को सील कर दिया और सबको नियंत्रण में ले आई और नई नेता बन गई। योगरी को घर जाना है, इसलिए उसे सियोन द सेज से इस विषय में पूछना होगा। इसके लिए उन्हें महान उपलब्धि पाकर सेज बनना होगा। तो सभी का अगला काम महान उपलब्धि प्राप्त करना है। इस काम में कैरल और रियो को भी योगरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सीन थियो की बहन मिया पर आता है, जिसके ऊपर एक वैम्पायर हमला करती है, पर वो आसानी से उसे हरा देती है और उसे लेन की सभी यादें याद आती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने नई लेन आती है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि उसकी मास्टर लेन है। पर ये छोटी लड़की अपना नाम रिजली रखती है, क्योंकि उसे अपनी पास्ट की कोई भी चीज याद नहीं होती। उधर कैपिटल में लड़कियां नीचे जाकर राक्षसों को मारकर डार्क गॉड तक जाने का रास्ता बना रही होती हैं। उनकी मदद करने के लिए राज्य का राजकुमार रिक भी आता है। सभी मिलकर राक्षसों को मार देते हैं।
पर सब लोग टोमो के युद्ध कौशल को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर लड़कों के साथ डेविड उनकी मदद करने आता है। यहाँ योगरी राक्षसों की किलिंग इंटेंट का ऐसा यूज करता है कि राक्षस अपने आप तलवार से मर जाते हैं। ये देखकर डेविड हैरानी में पड़ जाता है क्योंकि योगरी तलवार चलाने में तो नल्ला है पर फिर भी वो सभी राक्षसों को एक प्रो की तरह कैसे मार देता है। इतने में डायमंड और ल्यूट भी राजधानी में डार्क गॉड माना को अनसील करने आ जाते हैं। ल्यूट ने अपने आप को लड़की में बदल लिया होता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वो दोनों होटल में अंडरग्राउंड जाने का रास्ता ढूंढने और यहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में समझने आते हैं। एक सेविका से ल्यूट को पता चलता है कि सेज कैंडिडेट ने बहुत तेजी से अंडरग्राउंड के 5 तल पार कर लिए हैं। इसी बात पर सब लोग उत्सव मना रहे हैं। तभी वहाँ आयाका आती है और सीनियर नाम के लड़के को पीट पीट कर मार डालती है और सभी सेज कैंडिडेट को चेतावनी देती है कि वो एक एक करके अपने सभी क्लासमेट को मार देगी बदला लेने के लिए और चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां सियोन आती है और डायमंड से कहती है वो योगरी के बारे में जो कुछ जानता है बता दे। बदले में वो उन्हें बताएगी कि ल्यूट डार्क गॉड का सेवक अपनी मास्टर की बहन को अंडरग्राउंड जाने का रास्ता बताएगी। योगरी की शक्ति जानने के बाद सियोन सोचती है कि उसे मारने के बजाय वो योगरी को अपने काम के लिए उपयोग करेगी। वो डायमंड से जानकारी लेने के बाद उसे निपटाने का प्रयास करती है लेकिन सफल नहीं होती। तब वो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उन्हें बताकर चली जाती है। सीन टोमो पर आता है जो योगरी पर गुस्सा हो रही है क्योंकि वो पूरे दिन कमरे में गेम खेलता रहता है और उसे नीचे जाकर राक्षसों को मारना पड़ता है। योगरी उन्हें याद दिलाता है कि 7वें तल पर अंधकार देवता बंद है यानी डार्क गॉड। सभी को ये भी पता चलता है कि आयाका जो बस में मर गई थी अचानक जीवित होकर सबको मारकर अपना बदला लेने आई है और पहले ही उसने सीनिया को मार चुका है। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जैसे सूचना मिलती है कि सेज कैंडिडेट आसानी से 6वें तल तक पहुंच गए हैं और ये समस्या की बात है क्योंकि डार्क गॉड को मारना उनके लिए कठिन है। पर अब जब वो वहां आसानी से जा रही हैं तो वो कमजोर होने के कारण डार्क गॉड के हाथों मर सकते हैं। तभी वहां हारुतो आता है क्योंकि सभी सेज कैंडिडेट को 1 महीने के अंदर डार्क गॉड को मारना है लेकिन कमजोर होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे। इसलिए हारुतो सभी की ओर से अवधि बढ़ाने का अनुरोध लेकर आया है। सियोन अवधि बढ़ाने के लिए मान जाती है पर इसके बदले में हारुतो को योगरी को मारने का कार्य देती है। सीन आयाका पर आता है जिसे ड्रैगन को खाने के बाद कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये बात उसकी एआई उसे बताती है। तभी कोई पत्थर उसे लगता है। जब आयाका पत्थर फेंकने वाले के पास जाती है तो पता चलता है वो उसकी क्लासमेट रियोना है जो हाथों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा निपुण है। लेकिन आयाका ड्रैगन के पंजे की शक्ति से उसका हाथ ही काट देती है। ले बेटे, रियोना कहती है कि इस समय उसकी शक्ति बंद है यानी लिमिट है इसलिए वो हार गई। आयाका को अपनी एआई से मालूम चलता है कि राज परिवार और राजा सेज कैंडिडेट की शक्ति पर सीमा लगा सकते हैं। ये जानकर आयाका राजा के पास जाती है और उसे आसानी से ड्रैगन फायर से जलाकर मार देती है और सेज कैंडिडेट पर लगी सीमा हटा देती है। इसके बाद वो वापस रियोना से लड़ने आती है। रियोना अपनी पूरी शक्ति जगाने के बाद भी आयाका को नहीं हरा पाती और उसके हाथों कुचल दी जाती है। तब तक नीचे के तल में जब ल्यूट और डायमंड अंधकार के प्रभु की बहन को मुक्त कराने आते हैं तो वो देखते हैं कि माना अपने भाई की गंध जो ल्यूट से आ रही होती है उसे सूंघकर वहां आ जाती है। माना उन्हें बताती है कि उसके भाई को उससे बहुत प्रेम था इसलिए उसने उसे कमजोर सील से बंद किया था ताकि वो कहीं भी आ जा सके। परंतु ल्यूट का मानना ऐसा नहीं था। इसके बाद ल्यूट माना को वो चाबी देता है जिससे वो अनसील हो सकती है। माना इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन्हें 7वें तल पर ले जाती है जहाँ वो सील है। ल्यूट रास्ते में डायमंड को माना को अनसील करने वाली चाबी देता है क्योंकि उसे लगता है जैसे उसका स्वामी योगरी के हाथों मारा गया तो वो भी अब मारा जाएगा और ल्यूट को डायमंड के साथ यहाँ तक की यात्रा करने में बहुत मजा आया। ये सब कहने के बाद वो सभी अंदर प्रवेश करते हैं जहां माना को अनसील करने का काम होने वाला है। अगले दिन दृश्य एक व्यक्ति पर आता है जिसे हत्यारों के संग से योगरी को मारने का काम मिलता है। दूसरी ओर टोमो योगरी के कमरे में आकर उसकी माँ की तरह डांट लगाती है कि वो सारा समय गेम खेलता रहता है और कुछ नहीं करता, नल्ला कहीं का। पर योगरी उसे बताता है मैडम मैं अपनी डेथ एबिलिटी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं सियोन को बिना पूछे मार ना बैठूं। फिर वो ये भी बताता है कि जब वो बाहर घूमने गया था तो उस पर किसी ने छुपकर हमला किया था और टोमो खोजने की कला में बहुत अच्छी है इसलिए योगरी टोमो से मदद मांगता है उस पर हमला करने वाले को ढूंढने में। टोमो कहती है पहले मुझे खाना खिलाओ फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, भुक्कड़ कहीं की। तभी एक हत्यारा जबरदस्ती योगरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो स्वयं ही मारा जाता है। तब एक लड़की रियो को कहती है कि टोमो को निशाना बनाओ पर योगरी टोमो को बचा लेता है
और मोको मोको से कहता है कि उसका ड्रोन तोड़ दो। ड्रोन के टूटने से पहले योगरी कहता है मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। ये सुनकर रियो हेलीकॉप्टर से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन योगरी हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर देता है। टोमो से कहता है इस नल्ले को पकड़ लो। रियो को योगरी की शक्ति के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वो भागने की कोशिश नहीं करता। वो अपने आदेश से स्पिरिट किंग और क्वीन को छुपकर हमला करने भेजता है, पर मोको मोको अकेले ही उन दोनों को हरा देती है। इसके बाद योगरी रियो के बुलाए हुए बीस्ट को मारकर उसकी अंधकार आत्मा को भी समाप्त कर देता है। जब योगरी उसे मारने वाला होता है तब एक लाल पोशाक वाली लड़की आकर रियो को बचा लेती है, लेकिन योगरी समझ जाता है कि वो एक रोबोट है, इसलिए वो आदेश देकर उसे बंद कर देता है और रियो को मार देता है, क्योंकि वो आधुनिक जगत की कई वस्तु बना सकता है। इस पुराने जगत में उसने योगरी की बचपन की सहेली एंजू का रोबोट बनाकर योगरी को मारने का उसे काम दिया था, और ऐसे एंजू के रोबोट वो और बना सकता है, इसलिए उसका मरना तो निश्चित था। हारुतो रियो के बेस पर जाता है और योगरी की असली शक्ति जानकर उसे विश्वास ही नहीं होता। तब तक आयाका अपने दूसरे सहपाठी को मारने जाती है जिसकी क्लास कुक है, इसलिए वो आयाका को अच्छी टक्कर देता, पर आयाका ड्रैगन की आग का प्रयोग करके उसे जलाकर मार देती है और वहां से चली जाती है। पर सभी बचे हुए विद्यार्थी यानी स्टूडेंट एक सभा करते हैं जहां वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें एक महान उपलब्धि प्राप्त करके सेज बनना होगा। इसके लिए उन्हें तुरंत 7th फ्लोर पर जाकर अंधकार देव की बहन को मारना होगा। ये कार्य अब सभी बचे हुए लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि आयाका उन विद्यार्थियों को मार रही है जो अकेले घूमते हैं। इसके बाद सभी लोग 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं और उनके साथ डेविड भी होता है। वहां उनका सामना अनेक राक्षसों से होता है, पर वो सभी मिलकर उन्हें हरा देते हैं। तब तक 7th फ्लोर पर ल्यूट माना को बता देता है उसका भाई योगरी के हाथों मारा गया है, और वो चाहता है कि माना अपने भाई की मृत्यु का बदला योगरी को मारकर ले। पर माना सबसे पहले अपने भाई को पुनर्जीवित करेगी, जिसके लिए वो ल्यूट के शरीर के अंग चाहती है, क्योंकि उसके अंदर डार्क लॉर्ड के जीन्स होते हैं। तभी मोटा डायमंड माना को चाबी की मदद से अनसील कर देता है। माना के कहने पर ऊपर 6th फ्लोर पर विद्यार्थी वहां अपना बेस बनाते हैं, जहां लड़कियां टोमो को छेड़ते हैं कि उसका प्रिय मित्र अकेले रहता है। तब हम देखते हैं कि योगरी बाहर गेम खेल रहा होता है। तभी वो देखता है कि डेविड मरने जा रहा है, तो वो उसे बचा लेता है, पर धरती टूटने के कारण वो 7वें फ्लोर पर गिरने लगता है। इसी समय टोमो योगरी को वन में ढूंढने आती है। तब तक बेस में सियोन आती है और सभी को बताती है तुम सभी सेज कैंडिडेट बहुत ही आसानी से यहाँ तक आ गए हो, इसलिए तुम में से कोई भी एक सच्चा सेज नहीं बन पाएगा। इसलिए अब तुम सभी को एक दूसरे को जान से मारना होगा, और जो अंत में बचेगा वही एक सच्चा सेज बन पाएगा मेरी तरह। सियोन सभी को बताती है कि एक दूसरे को जान से मारने की परीक्षा 1 घंटे में शुरू होगी, लेकिन फुकाई नाम का लड़का जिसके पास योगरी जैसी शक्ति होती है पर थोड़ी कमजोर सोचता है सियोन को मारकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। पर चाहे जितनी बार भी वो सियोन को मारता है वो तुरंत जीवित हो जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इन सब से परेशान होकर सियोन स्वयं फुगाई को मार देती है और बाकी सब भय के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर हम योगरी का बचपन देखते हैं, जहां आयाका उसे समझाती है जो लोग शक्तिशाली होते हैं वो अपने खुद के नियम बनाते हैं बेटे, बल्कि दूसरों के नियम नहीं मानते। ये बात याद करके योगरी अपनी डेड एबिलिटी से अपने गिरने की गति को मार देता है और 7th फ्लोर पर सुरक्षित तरह से उतरता है और वो वादा याद करता है उसने टोमो से किया था कि वो हर हाल में अपने रियल वर्ल्ड में लेके जाएगा उसको। वहीं 7th फ्लोर पर माना ल्यूट और डायमंड को वहां से जाने की अनुमति दे देती है, पर ल्यूट को समझ आ जाता है ये सब झूठ है और माना बस अपने भाई को पुनर्जीवित करने के लिए सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाली है। इसलिए ल्यूट अपनी जान देता है और डायमंड की जान बचा लेता है, उसे लात मारकर बाहर भेजकर। फिर सीन थियो पर आता है जो अपनी जाति के लोगों को बचा रही होती हैं, जिन्हें कुछ गंदे लोग कहीं और ले जा रहे होते हैं। वहां ही उसकी मुलाकात अपनी बहन मिया से होती है, जो बताती है कि वो अब एक वैम्पायर बन गई है और अपने नए मास्टर रिजले के साथ अपनी जाति के लोगों को बचाने के मिशन पर निकली है और अब वे राजधानी जाकर योगरी को ढूंढने वाले हैं। थियो बताते हैं कि योगरी ने कहा था वो राजधानी ही जाएगा। ये सुनकर रिजले पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सीन योगरी पर आता है जिसे मोको मोको से फोन कॉल के माध्यम से पता चलता है कि 6th लेयर पर क्या हो रहा है, तो वो उन्हें सुरक्षित स्थल पर रहने को कहता है जब तक वो वहां ना पहुंच जाए। तभी डायमंड किसी अजीब नीले तरल से बचकर भाग रहा होता है और योगरी से भीख मांगता है कि मुझे बचा लो, तो योगरी उस नीले तरल को मार देता है और डायमंड से पूछता है कि वो 6th लेयर में कैसे जा सकता है। डायमंड कहता है शॉर्टकट पॉइंट से। योगरी को इस बात का कुछ अर्थ समझ नहीं आता, इसलिए वो डायमंड को कहता है डेविड को उठाकर मुझे 6th फ्लोर लेके चलो। डर के मारे डायमंड तुरंत मान जाता है और दूसरी बात योगरी के साथ जाने से वो नीले तरल से बच सकता है। 6th फ्लोर पर कियो के सामने आया
आयाका एकदम से आ जाती है। ये सब काम यूकी का होता है। यूकी अपनी पुस्तक से भविष्य पढ़ सकता है और उसे लिखकर अपने फायदे के अनुसार बदल भी सकता है। जब उसे समझ आता है कि डायमंड और योगरी लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं तो वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर हर बार पुस्तक में लिखा आता है, बेटे तेरी ही मौत होने वाली है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है योगरी उसे मार डालता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था यूको उसे मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो मोको मोको से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर संपर्क नहीं हो पाता। तभी डायमंड को सेज कैंडिडेट बैटल में भाग लेने का विकल्प मिलता है। योगरी के कहने पर उसे ये स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि योगरी का विश्वास है कि डायमंड से मिलने सियोन आखिरी में आएगी, जिसे योगरी पकड़कर अपनी रियल दुनिया में कैसे जाना है उस बारे में प्रश्न कर सकेगा। फिर सीन मे नाम की लड़की पर आता है जो अपने 2 क्लासमेट को मार देती है जो उसे मारने आए थे। मे को कैट गॉड से रियल दुनिया में शक्ति मिली थी जब वो उनके कारण गलती से मर गई थी। वर्तमान में जब मैं देखते हैं कि डायमंड ने खेल में भाग ले लिया है तो वो उसे मारने जाती है, पर योगरी एक एक करके मे के दोनों कैट गॉड को मार देता है और मे को शक्तिहीन बना देता है। इसी वजह से मे भाई के मारे वहां से भाग जाती है। इसी समय सोरा अपने उन क्लासमेट को जो उसे मारने आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से मार देती है, पर हारुतो वहां से बचकर निकल जाता है, क्योंकि वहां 7th फ्लोर से माना का नीला तरल आ जाता है जो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सीन टोमो पर आता है जिस पर मिको नाम की लड़की जो नेक्रोमैंसर क्लास की होती है हमला कर देती है। मिको बताती है उसके पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है, पर वो सिर्फ दिखने में अच्छी है, लड़ने में नहीं। इसलिए वो मोको मोको को अपने नियंत्रण में ले लेती है और टोमो पर हमला करती है। उसका बैटल सूट अलग कर देती है मोको मोको की शक्ति से। तभी वहां योगरी उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है और समझ जाता है यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो मोको मोको को मारने का निश्चय करता है। योगरी से डर के मारे मोको मोको मीको के शरीर से बाहर आ जाती है, पर तभी मीको जागृत हो जाती है यानी अवेकन, पर योगरी बड़े आराम से उसे मार देता है। लेकिन टोमो अभी भी मोको से क्रोधित है क्योंकि उसने टोमो को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वे सभी कैरोल और रियोको से मिलते हैं जो योगरी का छुप कर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर योगरी ये योजना बनाता है कि वो डायमंड को बलि का बकरा बनाकर सियोन द सेज को पकड़ने की कोशिश करेगा। और इन सब घटनाओं के बीच कियो और आयाका की लड़ाई जारी होती है। कियो अपनी कल्पना से किसी भी प्रकार का अस्त्र बुलवा सकती है। जब वो हारने लगती है तो वो एक विशाल बॉम्ब का कंटेनर कल्पना करके बुलाती है और बहुत बड़ा विस्फोट करती है, जिसके प्रभाव में सब लोग आ जाते हैं। कियो के ब्लास्ट से आयाका बहुत ही गहरी तरीके से घायल हो जाती है और अब उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो धीरे धीरे मनुष्य की तरह हील हो या फिर ड्रैगन हील का उपयोग करके तुरंत हील हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में वो एक ड्रैगन बन जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आयाका बदले की भावना में ड्रैगन हील का उपयोग चुनती है और एक विशाल ड्रैगन में बदल जाती है, पर सियोन की शक्ति के कारण वो अपनी सर्च एबिलिटी का उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए एआई के कहने पर वो अपने कई ड्रैगन वॉरियर बनाती है और योगरी के समूह को ढूंढ निकालती है जो ब्लास्ट से बचे हुए होते हैं। लेकिन योगरी एक पल में सभी ड्रैगन वॉरियर को निपटा देता है। ये देखकर एआई को समझ आता है कि उसके सामने अल्फा ओमेगा खड़ा है जो उसका पापा है, जिसका दूसरा गेट अब खुल गया है। इसलिए वो आयाका द ड्रैगन्स को सलाह देती है, बेटी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अल्फा ओमेगा के हाथों मार दी जाओगी। पर आयाका उसकी बात नहीं सुनती, जैसे तुम मेरी बात नहीं सुनते कि मुझे सपोर्ट करो। और दूसरे ही पल योगरी पर हमला करने की कोशिश में वो खुद मार दी जाती है। फिर सबको समझ आता है कि जितने भी ड्रैगन वॉरियर थे वो आयाका के क्लोन थे। कुछ देर बाद सियोन द सेज उनके सामने आती है और योगरी की तारीफ करती है, लेकिन फालतू बातों में योगरी को कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वो अपनी डेथ एबिलिटी से सियोन के पैर को मार देता है। ये देखकर सियोन सोचती है कि वो योगरी का हृदय रोक देगी, पर योगरी कहता है, मैडम सस्ते में ले रही हो क्या? तुम ये काम करने से पहले ही निपट जाओगी, तो ये सब नहीं करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। तो सियोन रुक जाती है, लेकिन जब योगरी उससे पूछने लगता है वो अपने रियल वर्ल्ड में कैसे जा सकता है, तो सियोन कुछ नहीं बोलती और टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाती है। क्या मतलब तुम्हारी बंदी भी ऐसा ही करती है। योगरी कहता है, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं हर एक पल में तुम्हारे किसी न किसी शरीर के अंग को मारता रहूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वापस नहीं आ जाती। और जब योगरी अपनी शक्ति से सियोन के प्रेमी का हाथ पैर भी मार देता है तो सियोन भय के मारे वापस आ जाती है। तब योगरी कहता है, ये मोटा पहले भी हमारी दुनिया में था और इस वर्ल्ड में आने के बाद भी हमारी दुनिया में वापस चला गया, तो हमें भी भेज दो। पर सियोन कहती है वो
ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि जब डायमंड यहाँ आया था तब दोनों वर्ल्ड के बीच लिंक था, इसलिए वो वापस जा पाया था। लेकिन अब लिंक नहीं है तो उन्हें वो वापस नहीं भेज सकती है, लेकिन वो उन्हें उनके रियल वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट देती है जो बहुत बड़े होते हैं। पर मोको मोको यहाँ काम आती है और सभी कोऑर्डिनेट को याद कर लेती है। इसके बाद सियोन अपने शरीर से अपने फिलॉसफर स्टोन निकालती है और कहती है ऐसे बहुत सारे स्टोन की मदद से तुम अपने रियल वर्ल्ड जाने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हो। तब योगरी को समझ आता है फिलॉसफर स्टोन सभी सेज के अंदर होते हैं, लेकिन उसने 2 सेज को अपनी डेथ एबिलिटी से मार दिया, इसलिए उनके स्टोन अब किसी काम के नहीं रहे। इसलिए वो और सेज की लोकेशन सियोन से मांगता है ताकि वो उन्हें टॉर्चर करके उनके फिलॉसफर स्टोन ले सके। पर सियोन को बाकी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद योगरी भैया सियोन को बिना मारे वहां से चले जाते हैं। कितना अच्छा लड़का है। लेकिन सियोन की बुरी किस्मत, जब वो वापस अपने प्रेमी के पास जा रही होती है तब माना उसकी एबिलिटी को रोककर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। पर मरते ही सियोन माना से कहती है तुझे मारने वाला योगरी ही होगा, इस बात को याद रखना। जिसके बाद माना राजधानी में आकर सभी को एब्जॉर्ब करने लगती है। रिक उसे रोकने की कोशिश करता है पर ऐसे ही थोड़ा ना नहीं रोक पाता। मतलब वो फिर हमारा समूह विशप के घर पर पहुंचता है शॉर्टकट पॉइंट की मदद से। विशप माना के साथ मिला हुआ है और योगरी को मारना चाहता है, इसलिए योगरी उसे भी निपटा देता है। इसके बाद माना डायमंड से पूछने आती है उसके भाई को मारने वाला योगरी द डीमन कहाँ है। डायमंड फिर से इसे धोखा दे देता है और कहता है अरे ये मेरे बाजू में खड़ा है ना, यही तो योगरी है, इसको निपटा दो। पर इससे पहले माना कुछ कर पाती योगरी उसे मार देता है। ये सब होने के बाद सभी रूफ टॉप पर जाते हैं जहाँ वो फ्लाइंग शिप की मदद से राजधानी से निकल सकते हैं। पर मोको मोको के कहने पर टोमो और योगरी बाकी लोगों के साथ नहीं जाते। योगरी टोमो को पकड़कर फ्लाइंग सूट की मदद से राजधानी से बाहर निकलता है जहां डेविड उन्हें नजदीक के शहर तक जाने का रास्ता दिखाएगा। योगरी की योजना है कि वो इतनी एनर्जी जमा करे जिससे वो और टोमो अपने रियल वर्ल्ड में जा सके और बाकी लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और योगरी के यहाँ आने से पहले ही मोटा डायमंड वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे डर था कि योगरी इस बार उसे धोखा देने की वजह से पक्का ही मार देगा। तभी वहां रिजले बाकी दोनों के साथ आती और कहती है उन्हें योगरी की मदद चाहिए। बदले में वो अपना फिलॉसफर स्टोन उसे देती है और शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। सोते हुए हम योगरी की एक याद देखते हैं जहां आसाका ने उसे समझाया था कि अगर कोई तुम्हें मारना चाहे तो बिना किसी दूसरा मौका दिए सामने वाले को निपटा देना। इसी बात के साथ ये एनीमे यहाँ ही खत्म होता है। इसका कोई भी सीजन 2 नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बना सकता। और प्लीज मुझे बता दो तुम लोग मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते, पहले तो देखते थे। कोई प्रॉब्लम है मेरी वीडियो में या कोई गलती करता हूँ तो कृपया करके मुझे बताइए। और मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती उन लोगों को तो वो लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और जिनको अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब करो, नहीं करते हो तो भी दिक्कत नहीं है, पर प्लीज वीडियो देखो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।